Stars and the solar system are fascinating subjects that ignite the curiosity of young minds. Ignited Minds Tutorials understands this and has created a comprehensive video upload catering to the Class 8 CBSE and Maharashtra State Board syllabus. In this video, students will dive into the enchanting world of stars and explore the vast expanse of the solar system. They will learn about the different types of stars, their formation, and their life cycles. From the dazzling beauty of the sun to the mysterious black holes, every celestial entity is covered in a simple and engaging manner. The video also explains the planets in our solar system, focusing on their unique characteristics, order, and distance from the sun. Students will unravel the secrets of each planet, from the scorching heat of Mercury to the icy rings of Saturn. Additionally, the video sheds light on fascinating subjects like comets, asteroids, and meteoroids, allowing students to understand the impact these cosmic objects have on our planet. Ignited Minds Tutorials has carefully crafted this video to provide a knowledge-rich explanation that aligns with the Class 8 syllabus. With clear visuals and expert narration, students will embark on an educational journey through the captivating world of stars and the solar system. So, get ready to expand your horizons and explore the wonders of the universe with Ignited Minds Tutorials video on stars and the solar system. ओके पीपल, आप लोगों का एक कॉमन सा चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, और उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको मतलब वी विल सिंक्रोनाइज बोथ, ठीक है। दोनों में भी ये चैप्टर्स है आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में ही। स्टार्स क्या होते हैं और सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स। निकल जा, घर चले जा, सही बोल रहा हूँ, दोनों को बोल रहा हूँ। यू नॉट फिट टू बी हियर। कुछ बोल रहा हूं मैं तेरे से? जाओ जा, आउट, गो गो, जा जा जा, घर जा। ओके पीपल, वी हैव दिस चैप्टर हियर। वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स। तो हमने भाई साहब यूनिवर्स के बारे में पढ़ा हुआ है अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स। आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन अ गैलेक्सी। गैलेक्सी होती है भाई साहब, बहुत बड़ी गैलेक्सी है। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो सोलर सिस्टम बेसिकली पूरा एक गैलेक्सी में सिचुएटेड है। अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, देयर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं एंड इंटरस्टेलर क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो भाई साहब बहुत सारे स्टार्स हैं इसके अंदर, और स्टार्स के बारे में स्पेसिफिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्स क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की एक बहुत पहले से क्यूरियोसिटी रही है कि what exactly is there in the solar system, how are the things revolving in their orbital orbits, या एस्टेरॉइड्स किससे बने हुए हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, और अलग अलग प्लैनेट से हमको क्या फायदा है। सो देयर इज ऑलवेज बीन अ क्यूरियोसिटी ऑफ मैन टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड डिफरेंट गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सीज क्या होती है भाई साहब? एक एक गैलेक्सी में अलग अलग सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे हमको अर्थ, सन, मून, प्लैनेट्स ये सब मिलते हैं, एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, अलग अलग ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। सो गैलेक्सीज डिफर इन स्ट्रक्चर एंड शेप। अलग अलग गैलेक्सीज के अलग अलग स्ट्रक्चर और शेप होते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स। एक होती है भाई साहब आपकी स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी मतलब ऐसा होता है भाई साहब। एक होता है आपका इलिप्टिकल गैलेक्सी, इस तरीके का गैलेक्सी होता है, और एक होता है आपका इर्रेगुलर गैलेक्सी, ऐसा कैसा भी, ठीक है। तो अलग अलग गैलेक्सीज की अलग अलग शेप्स होती हैं। तो दे कैन बी स्पाइरल गैलेक्सीज, ठीक है। वी कैन से दैट द गैलेक्सीज कुड ईदर बी स्पाइरल, एलिप्टिकल और इर्रेगुलर। आवर गैलेक्सी इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। हमारा गैलेक्सी जो है देखो इस तरह से स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब ऐसा गोल 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 गोल, ठीक है, इस तरीके का स्पाइरल गैलेक्सी है। मतलब हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, इसको हम स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। इंडिया में हम इसको मंदाकिनी गैलेक्सी भी बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी और मंदाकिनी। अ स्पाइरल गैलेक्सी इज लाइक दिस, ठीक है। इफ वी लुक एट द स्काई एट नाइट वी सी ओनली प्लैनेट्स एंड स्टार्स।
तो हमको सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स ही देखने को मिलते हैं इन द नाइट, देन हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स? कैसे हमको अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है? हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन? तो हमारे पास टेलीस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इसके बाद अगर किया सीधा घर भेज दूंगा। सेट अलग अलग टेलीस्कोप्स होते हैं जहां से हम बहुत दूर दूर की चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी नोटिस अबाउट द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स? द आंसर टू द क्वेश्चन इज टेलीस्कोप्स। तो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, टेलीस्कोप्स की वजह से हम बहुत दूर दराज की चीजों को बहुत पास तक देख पाते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द फेमस टेलीस्कोप्स दैट इज लॉन्च्ड एज अ सैटेलाइट इज द हबल टेलीस्कोप, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक हबल टेलीस्कोप होता है जिससे हम बहुत दूर दराज की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। Several telescopes are placed on the surface of the earth while some others are kept aboard man-made satellites, ठीक है। तो कैसा होता है भाई साहब, आपके अर्थ के सरफेस में ही, अर्थ में ही बहुत सारे जगहों पे ऐसे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं जिससे हम बहुत, और कुछ कुछ को हमने ऐसे ऑर्बिटल मूवमेंट में सैटेलाइट में डाल के रखा है जो घूमते रहते हैं, ठीक है। अर्थ के आजू बाजू जो घूमते रहते हैं और पिक्चर्स लेते रहते हैं। सो सम सैटेलाइट्स आर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सम आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है। सम आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है। सो सेवरल टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाइल सम अदर्स आर केप्ट अबॉट मैन-मेड सैटेलाइट्स व्हिच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। As these telescopes are situated above the Earth's atmosphere, they can absorb astronomical objects more effectively. होता क्या है, हमारा जो विजन होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक क्लाउड से, मतलब आप देखोगे बहुत दूर तक आप नहीं देख पाओगे क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है तो क्लाउडी कर देगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर के ऊपर चली जाती है तो बहुत दूर दराज तक देख पाएगी, ठीक है। तो ये सारे आपके टेलीस्कोप्स हैं। एज दीज टेलीस्कोप्स आर सिचुएटेड अबव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर सिचुएटेड हैं, ठीक है। अर्थ के, दे कैन अब्सॉर्ब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपके सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, अर्थ हो गया, मून हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटियोइड्स हो गए, ये सारे जितने भी तमाम चीजें हैं सेलेस्टियल बॉडीज, इनको ये इफेक्टिवली देख सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय ऑल दीज टेलीस्कोप्स टू ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। जिन लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करनी रहती है, जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, पीपल हु बेसिकली स्टडी द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स, ठीक है, आपके एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या होते हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज की जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स। So astronomers study the observation made by all these telescopes to obtain detailed information about the universe, ठीक है। We are going to learn about this in higher standards. Here let us learn about the properties of stars and their life cycle. तो हम यहाँ पे भाई साहब stars क्या होते हैं, we will look at that, ठीक है। So properties of stars, at night we can see about 4000 stars with our naked eye. हमने बहुत, मतलब अगर ह्यूमनली आप काउंट करने जाएंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे, बट if you make an attempt, approximately 4000 stars could be counted. 4000 से ज्यादा स्टार्स आप देख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। So we can see about how many stars? We can see about 4000 stars with our naked eyes. इसके लिए कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सन इज एन ऑर्डिनरी स्टार अमंग देम। सन एक ऑर्डिनरी स्टार मतलब क्यों है, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन से भी ज्यादा पावरफुल हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी रोशनी सन से भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सन हमारे बहुत करीब है इसीलिए वो हमको सबसे बड़ा स्टार प्रतीत होता है। अदरवाइज देयर आर मेनी स्टार्स व्हिच आर मच मोर बिगर देन द सन, व्हिच हैव मच मोर लाइट एनर्जी देन द सन। हाउएवर द सन अपीयर्स टू बी ब्राइटेस्ट टू अस बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट टू अस, ठीक है, क्लियर है। सो देयर आर, सन इज एन ऑर्डिनरी स्टार अमंग देम। सन एक मामूली सा स्टार है, हमारे लिए सन सब कुछ है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, ठीक है। हमारे लिए सन सब कुछ है क्योंकि सन हमारे बहुत क्लोज है और इसीलिए हम उसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी से हमको भाई साहब सारा काम चल रहा है हमारा, ठीक है, ओके। द रीजन टू कॉल सन एन ऑर्डिनरी स्टार इज दैट इवन दो इट अपीयर्स टू बी लार्जर देन ऑल स्टार्स इन द स्काई बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग नियरेस्ट टू अस, ये हमारे सबसे करीब है इसीलिए ये सबसे बड़ा दिखता है, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, ये हमारे लिए एक नॉर्मल स्टार ही है, दूसरे स्टार्स भी इसकी तरह ही है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द अदर स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस देन द सन, ठीक है। दूसरे स्टार्स हमको इतने बिग अपीयर नहीं हो रहे हैं, इतने ब्राइट अपीयर नहीं हो रहे हैं, या उनके लाइट से हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ठीक है, ओके। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स व्हिच हैव हायर और लोअर मास साइज
and temperature than those of the sun. Stars are gigantic spheres of hot gas. तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े स्टार्स एक्चुअली कोई सॉलिड नहीं है, सन कोई सॉलिड नहीं है, सन एक गैस बॉल है, ठीक है, इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ गैसेस, एक गुब्बारे की तरह है, ठीक है। ऐसे ही सारे स्टार्स भी हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ गैसेस, ऑल स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, नन ऑफ देम आर सॉलिड, कोई भी भाई साहब सॉलिड से नहीं बना हुआ है, ऑल ऑफ देम आर गैसेस, ठीक है, ओके। स्टार्स आर गाइगेंटिक स्फीयर्स ऑफ हॉट गैस, बहुत बड़े स्फीयर्स होते हैं किसके, हॉट गैसेस के। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सन आर गिवन इन द टेबल बिलो। हाइड्रोजन मेक्स अप फॉर 72% ऑफ द मास ऑफ द सन व्हाइल हीलियम इज 26%। तो पूरे सन में भाई साहब हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका कितना है भाई साहब 72% और हीलियम भाई साहब कितना है आपका 26%। द रेस्ट 2% इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स हेवियर देन हीलियम, ठीक है। जो बाकी का 2% है इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स हेवियर देन हीलियम। मास आपका भाई साहब कितना हो गया, देखो समझ लो यहाँ पे एक दिया गया है, मास सन का कितना है 2 × 10⁻30 kg, ठीक है। 2 × 10⁻30 kg मतलब कितना हो जाएगा, 2 के बाद भाई साहब 1 2 3 4 ऐसे भाई साहब 30 टाइम्स 0 लगाओगे तो ये इतना kg है, ठीक है। दैट इज द मास ऑफ द सन, ठीक है। रेडियस भाई साहब इसका कितना है 695,700 किलोमीटर, दैट इज बेसिकली द रेडियस। सरफेस टेम्परेचर, सन के सरफेस पे टेम्परेचर कितना है भाई साहब आपका 5800, इसको के बोलते हैं हम केल्विन, ठीक है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द सन पे भाई साहब देखो सरफेस पे यहाँ पे मतलब सन के इधर जो है टेम्परेचर वो है 5800 केल्विन। जैसे जैसे हम बीच में जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाता है 1.5 × 10⁻7 केल्विन, ठीक है। एज सन का कितना है अप्रोक्सीमेटली 4.5 × 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। 4.5 × 10⁻9 ईयर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। आवर गैलेक्सी इज हैज अबाउट 10⁻11 स्टार्स, ठीक है। कितने स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में भाई साहब, मतलब 10⁻11 मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करते करते आप जीरोस को 11 बार लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतने स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में, ठीक है। आवर गैलेक्सी हैज दिस मच नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। आप काउंट करने के लिए 4 अदर स्टार्स ही काउंट कर पाएंगे, बाकी सब आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट आवर गैलेक्सी हैज दिस मेनी नंबर ऑफ स्टार्स। Its shape is like a disc with a bulge in the center and its diameter is about 10⁻18 किलोमीटर। तो हमारा गैलेक्सी का ये डायमीटर है, दिस इज बेसिकली द डायमीटर 10⁻18 किलोमीटर। मतलब 10⁻18 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 1 2 3 4 ऐसा करते करते 18 बार आप जीरो लिखेंगे तो जितना साइज होता है वो हमारे गैलेक्सी का साइज है। द सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻17 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। द गैलेक्सी इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये पूरी गैलेक्सी है, ये रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। देखो कैसा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सन है और सन के आजू बाजू ऐसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सन भी ऐसे घूम रहा है और ये प्लैनेट्स भी ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, गैलेक्सी के आजू बाजू। दिस इज हाउ द रोटेशन हैपेंस। समझ में आ रहा है? तो सन है, हम सोचते हैं भाई साहब ये सन है और प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ये पूरी जो तमाम बड़ी गैलेक्सी है वो भाई साहब अपने सेंटर पे ऐसे घूम रहे हैं, तो सन भी घूम रहा है और सन के साथ साथ प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसा बहुतों बार होगा हमारे अर्थ में कि जो रीजन्स आज की तारीख में आपके बर्फीले रीजन्स हैं वो कल डेजर्ट बन जाएंगे, या जो रीजन्स आज की तारीख में बहुत बरसात है जहां पे वो कल को भाई साहब रेगिस्तान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन रीजन्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सन की पोजीशन चेंज हो जाएगी अर्थ के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? ये इट्स लाइक दिस, ये ऐसा घूम रहा है भाई साहब सन और ये सन भी ऐसे ऐसे जाता जा रहा है, ये भी भाई साहब सन के साथ आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आज की तारीख में जो रेगिस्तान है शायद 10,000 साल बाद वो भाई साहब बर्फीला पहाड़ हो जाए। समझ में आ रहा है? और उल्टा भी हो सकता है, जो आज की तारीख में ग्लेशियर एरिया है वो कल जाकर भाई साहब रेगिस्तान बन जाए, ठीक है। ये होगा ही, ठीक है। इट्स नॉट ड्यू टू एनी ह्यूमन कैलामिटी, इट्स नॉट ड्यू टू एनी ह्यूमन डिजास्टर, इट्स बिकॉज द position of the earth and all other planets with respect to the sun is also changing simultaneously, ठीक है। so ये ऐसा गैलेक्सी चल and perpendicular to the disk, its period of rotation is about 2 × 10⁸ years। period of rotation मतलब आपके ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का एक चक्कर मतलब सन अगर मारेगा तो इसमें कितने साल लग जाएंगे 2 1 2 3 4 ऐसा करते करते भाई साहब 8 टाइम्स 0 डालेंगे, इतने ईयर्स लग जाएंगे। दैट इज the period of rotation।
What is the period of rotation of Earth? That is period of revolution. Period of rotation 24 hours है. आपका एक बार अर्थ जो घूम रहा है उसमें कितना रोटेशन हो रहा है उसका? 24 आवर्स ओनली. ठीक है, 24 आवर्स में आपका डे एंड नाइट होता है. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दैट इज 365 1/4 days. ठीक है, ओके. सो दिस इज अबाउट द स्टार्स. ठीक है, so the mass of the sun is about 3.3 lakh times that of the earth and its radius is 100 times that of the earth. तो सन भाई साहब 100 गुना बड़ा है हमारे अर्थ से, और उसका मास देखो कितना है, 3.3 लाख टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. इतना ज्यादा भाई साहब वो भारी है. ठीक है, अर्थ से 3.3 लाख टाइम्स इट इज मोर हेवियर देन द अर्थ. अदर स्टार्स हैव मासेस बिटवीन 1/10 टाइम्स द मास ऑफ द सन. ठीक है, दैट ऑफ द सन एंड 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन. कुछ और भी स्टार्स हैं जिनका भाई साहब मास कहां से कहां तक है, 1/10 इंटू मास ऑफ सन से लेकर, ठीक है, 100 टाइम्स द मास ऑफ सन. ऐसा भाई साहब है. ठीक है, दिस इज देयर 100 टाइम्स द मास ऑफ सन एंड द रेडियाई कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1/10 टू 1000 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सन. तो कहीं तक भी हो सकता है भाई साहब, 1/10 से लेकर 1000 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सन. द masses of other stars are measured with respect to the masses of the sun. This means that the mass of the sun written as mass of sun is the unit of mass. तो आपका भाई साहब mass of sun लिखते हैं हम इसको. ठीक है, बाकी सारे स्टार्स को हम mass of sun के साथ कंपेयर करते हैं. We compare the masses of all other stars with respect to the mass of the sun. The age of the sun and other stars, which is the time elapsed after their formation, can be between a few million years to a few billion years. तो मतलब कहीं से कहीं तक भी हो सकता है. हमारा सन जो है वो एक फ्यू मिलियन या बिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ था, और मतलब ऐसा हो सकता है सारे स्टार्स और सन के बीच में मिलियन से बिलियन ईयर्स के बीच में इनका एज होगा. ठीक है, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सन हैड चेंज्ड इन इट्स लाइफ टाइम, इट वुड हैव कॉज्ड चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ एंड इन द लाइफ ऑन द अर्थ. तो अगर सन की प्रॉपर्टीज चेंज हुई होती तो लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव आल्सो चेंज्ड, क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है. ठीक है, सन के एनर्जी से ही तो भाई साहब प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं, और प्लांट्स अगर अपना फूड बना पाएंगे तो पूरा लाइफ साइकिल चलेगा, वरना नहीं चलेगा, है ना. Detailed studies of the properties of Earth have led scientists to conclude that the properties of the Sun have remained unchanged over its lifetime. मतलब कोई भी चेंजेस सन में नहीं आया है. ठीक है, over its lifetime there is 4.5 billion years. तो सन का एज कितना है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स, और इन तमाम उम्र में, ठीक है, सन में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए. सो व्हाट इज सन मेड अप ऑफ पीपल? टू गैसेस, प्राइमरली हाइड्रोजन एंड हीलियम. इट इज बेसिकली अ बॉल ऑफ गैस. ठीक है, इट्स अ स्टार. ठीक है, आर देयर मोर स्टार्स मोर पावरफुल और मोर लाइट जनरेटिंग देन सन? यस देयर आर, बट दे आर फर्दर अवे फ्रॉम अस एंड हेंस दे अपीयर टू बी वेरी स्मॉल. ठीक है, अदरवाइज द सन अपीयर्स टू बी द लार्जेस्ट स्टार टू अस बिकॉज इट इज द नियरेस्ट वन टू अस. ठीक है, क्लियर है? ओके. According to the studies made by astronomers, these properties will slowly change in further about 4.5 billion years. तो astronomers का ये कहना, जानना और मानना है कि अगर आपके जो सन के प्रॉपर्टीज होंगे ये नेक्स्ट 4.5 बिलियन ईयर्स में दे विल अंडरगो अ सिग्निफिकेंट चेंज, और अगर होगा तो अर्थ के लाइफ पैटर्न में भी आपके सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएंगे. सन में थोड़ी सी भी अगर हरकत होती है तो हमारी अर्थ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा. ठीक है, even if there is a minor change in the sun, there will be a huge change caused in earth and in other planets as well. ठीक है, तो ये होगा. ठीक है, are we clear on this one people? Okay, thank you so much for your time. Okay, people, we are going to study stars and solar system, और ये कॉमन चैप्टर ये आपका स्टार्स का, सोलर सिस्टम का. कल हमने थोड़ा सा शुरुआत इसमें किया हुआ था. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम? सो मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट. हमारा जो मून होता है, जो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या होता है, जो नेचर से हमको मिला हुआ है. ठीक है, सो हमारे यहाँ पे भाई साहब मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट फॉर यू. ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. ये हो गया भाई साहब आपका अर्थ. दिस इज द अर्थ. ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. क्लियर है? नेचुरल सैटेलाइट, और इसको हम नेचुरल सैटेलाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मून जो चमक रहा है ये अपने लाइट से नहीं चमक रहा है.
it is basically shining due to light from the sun. So this moon is basically shining, this moon is shining due to light from the sun, due to light from sun. ठीक है, so moon is visible, हमको moon visible क्यों है? Due to reflected sunlight. ठीक है, the reason why moon is visible to us is because we are seeing the light reflected from it due to sun's light falling on it. ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. तो आपका भाई साहब, the sun is the source of light for both the earth. One half of the earth is facing the sun, तो इसमें भाई साहब डे होगा. The other half which is away from the sun obviously will be night. ठीक है, the half of the earth which is facing the sun will experience day and the half of the earth which is away from the sun will experience night. आपका अर्थ भाई साहब घूम रहा है. ठीक है, तो हर 24 घंटे में आपका डे और नाइट होता है. ठीक है, डे एंड नाइट. सो दैट इज हाउ वी गेट द डे एंड नाइट फिनोमेना. द अदर हाफ एक्सपीरियंसेस नाइट. लाइट फ्रॉम द सन ऑल्सो फॉल्स ऑन द मून. सो दिस लाइट विल ऑल्सो फॉल ऑन द मून एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन द मून इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड रीचेस अर्थ. तो ये लोग, ठीक है, इसको भाई साहब ऐसा देखते हैं. ठीक है, सो द पीपल हु आर हैविंग अ नाइट विल बी एबल टू सी द मून. तो क्या ये लोग भी देख पाएंगे? यस. ठीक है, ड्यूरिंग द डे ऑल्सो मून इज अवेलेबल, बट ड्यूरिंग द डे लाइट इतनी ज्यादा होती है कि इसका रिफ्लेक्टेड लाइट हमको नहीं दिखता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. सो नाइट में पूरा आकाश आपका इट्स बेसिकली ब्लैक एंड हेंस यू आर एबल टू सी द मून. ठीक है, only part of the moon is visible, only one part of the moon is visible. Why does the moon sometimes appear full and why does it appear half? कभी कभी हमको मून फुल दिखता है और कभी कभी हाफ दिखता है. Why does it? तो phases of the moon भाई साहब, आपके phases of the moon, अभी देखो मून क्या कर रहा है. मून is revolving around the sun, revolving around the earth. मून भाई साहब is revolving around the earth and the earth is revolving around the sun. ठीक है, so that is the reason we, तो अब जब भाई साहब मून यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आधा ही दिखेगा ना, क्योंकि इधर के आधे में तो डार्क है. ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट विल बी विजिबल एंड हेंस इट विल बी अ हाफ मून. ठीक है, ओके, सो ये हो गया डे 1 लेट्स से. ठीक है, देन फुल मून आपको दिखता है भाई साहब, यू विल बी एबल टू सी अ फुल मून एज वेल. हियर फुल मून इज विजिबल, सो इट इज कॉल्ड अ फुल मून डे. तो आपका फुल मून डे है भाई साहब. ठीक है, फुल मून इज विजिबल. इधर भाई साहब क्या हो जाएगा, नाउ साइज ऑफ द मून डिक्रीजेस. अभी धीरे धीरे आपका मून का साइज डिक्रीज होता रहेगा. ठीक है, नाउ साइज ऑफ द मून इज बेसिकली डिक्रीजिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, हियर हाफ पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल. तो यहाँ पे हाफ पार्ट आपका मून का विजिबल है, इसीलिए आपको, तो आधा मून अगर दिख रहा है तो आधा नहीं हो गया है, वो उसका आधा ही विजिबल है बाय सन्स लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एंड दैट्स द रीजन इट इज अपीयरिंग टू बी हाफ. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज अपीयरिंग टू बी हाफ. हियर द मून अपीयर्स इन शी शेप. इस तरीके का दिखता है भाई साहब, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सन का लाइट तो इधर आ रहा है और इधर डार्क रह जाएगा. ठीक है, सो हेंस इट विल अपीयर एज अ सी शेप. इस तरीके का मून आपको दिखेगा. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, देयर द मून इज हियर, द सन इज हियर एंड द अर्थ इज हियर. तो जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग पूरा लाइट तो इधर आ रहा है, इधर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको मून इस तरीके का दिखेगा. दिस इज हाउ द मून विल अपीयर टू यू. ठीक है, ओके, तो इसको हम बोलेंगे क्रेसेंट मून. दिस इज नोन एज द क्रेसेंट मून. देन डे 15 पे अगर हम आते हैं भाई साहब, डे 15 फ्रॉम द मंथ, here we cannot see the moon so it is called a new moon day. यहाँ पे हम आपको मून को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये पूरा पूरा भाई साहब ढक जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ न्यू मून डे. दिस इज अ न्यू मून डे. ठीक है, so this is how the entire moon movement is. This is called crescent moon. Again देखो ये crescent moon है, ये आपका crescent moon हो गया, ये आपका न्यू मून है, ये आपका फुल मून हो गया. ठीक है, then again we have half moon. Here again half part of the moon is visible. तो यहाँ पे भी आपका half part of the moon is visible. ठीक है, again gibbous moon, here almost 70% of the moon is visible. तो इस तरीके का मून दिखेगा आपको, देखो. ठीक है, 70% of the moon is visible. इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, gibbous moon बोलेंगे. तो gibbous moon में आपका 70% मून विजिबल होता है. ठीक है, फ्रॉम द अर्थ 70% मून. फुल मून में 100% मून अवेलेबल होता है. हाफ में भाई साहब आपका अप्रोक्सीमेटली 50%. क्रेसेंट मून है, इस तरीके का एकदम थिन मून दिखेगा. ठीक है, ये वाला भी क्रेसेंट मून है, दैट इज बिल्कुल थिन मून. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मून पोजीशंस. तो ये आपका डे 29 हो गया. मतलब अप्रोक्सीमेटली एक महीने में मून ने क्या कर लिया है, हमारे अर्थ को पूरा पूरा रिवॉल्व कर लिया है. ठीक है, तो रेवोल्यूशन ऑफ द मून विल टेक अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज होता है और इसी के आधार पे
ठीक है। जितने भी आपके इंग्लिश और रहतर आपके मराठी या आपका वैसा बंगाली जितने भी कैलेंडर्स हुए वो इसी मून के ऊपर हुए हैं। इसी मून के लोकेशन के ऊपर आपका एकादशी होता है, ठीक है भाई साहब। अलग अलग जो भी तिथियां होती हैं इसी मून के आधार पर होती हैं, ठीक है। सो जितने भी कैलेंडर्स फॉलो होते हैं, आप अगर पूछेंगे कि भाई साहब ये 30 डेज वाला फिनोमिना कहाँ से आया, 30 डेज वाला फिनोमिना यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 डेज फॉर द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके। सो ये लूनर कैलेंडर है। लूनर कैलेंडर मतलब एक ऐसा कैलेंडर जो मून पे बेस्ड है। और ज्यादा करके आपके जितने भी रिलीजियस कैलेंडर्स होते हैं, जिससे आपके जितने भी फेस्टिवल्स हैं जिनकी तिथियां निकलती हैं, जैसे गणेश चतुर्थी कब है या भाई साहब दिवाली कब है, ये सारे जो आपके डेट्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, आपके इन लूनर कैलेंडर से निकलते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 इस तरह से भाई साहब 29 डेज का कैलेंडर होता है। अभी आप बोलेंगे कि तो हमारा तो 30 और 31 है। यस, हमने एडजस्टमेंट किया है 30 और 31 को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। 30 और 31 इसलिए क्योंकि हमारा जो पूरा 365 डेज का वो है, उसके लिए हमको अलग से महीना नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमने 30 और 31 में एडजस्ट किया है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ अ लूनर कैलेंडर विल अपीयर लाइक, ठीक है। तो ये आपका देखो फर्स्ट डे, फर्स्ट लूनर कैलेंडर है ये, मतलब आपका खुद का कैलेंडर नहीं है, मतलब आपका महीने का पहला तारीख नहीं है ये, ठीक है। लूनर कैलेंडर मतलब जब मून फुल मून हो तब वो पहला दिन होगा, ठीक है, जिसको पूर्णिमा बोलेंगे हम, ठीक है। आप मालूम है पूर्णिमा क्या होता है, पूरा पूरा चांद जब दिखता है। सो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ फुल मून, ठीक है। ओके, देन यू सी द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज अ फुल मून डे, जिसको आप हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड, अभी देखिए धीरे धीरे आपका मून का साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। धीरे 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 आपका मून का साइज, देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, ठीक है। तो धीरे 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 आपका देखो, इसको कंफ्यूज मत करना, आपका कैलेंडर के साथ कंफ्यूज मत करना, आपके कैलेंडर के फर्स्ट सेकंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका लूनर कैलेंडर चल रहा है, मतलब मून का साइज का कैलेंडर चल रहा है। तो ये आपका फुल मून डे है व्हेन द मंथ स्टार्ट्स एंड देन यू सी दिस इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और भाई साहब क्रेसेंट मून हो गया, गिबियस मून हो गया, क्रेसेंट मून हो गया, फाइनली एकदम एक 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 धागे की तरह दिखेगा ये, ठीक है, ऑन द अप्रोक्सीमेटली 14th डे, ठीक है। अब 29 डेज का है, 29 डेज का अप्रोक्सीमेटली आधे पे आपको इस तरीके का दिख जाएगा, ऑलमोस्ट लुप्त प्राय दिखेगा ये, एक धागे की माफिक दिखेगा ये, ठीक है। ओके, देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। क्या वाकई में मून का साइज इतना हो गया है? नहीं, ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि मून घूम रहा है, ठीक है, अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, और अर्थ किसके आजू बाजू घूम रहा है? सन के आजू बाजू घूम रहा है। तो जब मून डायरेक्टली ऐसे आ जाता है तो अभी तो हम मून को देख ही नहीं पाएंगे ना, ये लाइट आ रही है भाई साहब, ये ब्लॉक करके रखा हुआ है इसने, इसका ये पार्ट तो लाइट गिर रहा है इस पे, लेकिन जिस पार्ट पे लाइट गिर रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जब मून यहाँ पे है तो इस पे जो लाइट गिर रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, तो मून को हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब मून यहाँ पे, सन इधर है, ये अर्थ है, जब मून यहाँ पे है तो अभी समझो उधर से लाइट आ रही है तो मून के उस पार्ट पे लाइट गिर रहा है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और इस तरीके का पोजीशन हो जाएगा, हार्डली इट विल बी विजिबल, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। जब आपको चांद नहीं दिखता है तो अमावस्या बोलते हैं ना भाई साहब, ये आपका लूनर कैलेंडर होता है। आप देखोगे जितने भी आपके रिलीजियस माइथोलॉजीज हैं, जैसे अगर आप मोहम्मदन कैलेंडर देखेंगे, उनके सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो चांद पे होते हैं, ठीक है। चांद कभी निकलेगा तो ईद का चांद, ये सब बोलते रहते हैं लोग, ठीक है। सो दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स और मोस्ट ऑफ सारा कैलेंडर्स का जो ये है प्रक्रिया है, वो बेसिकली मून के रोटेशन पे डिपेंड करता है, मून के रेवोल्यूशन पे, ठीक है। आप देखोगे जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं, जैसे इस बार लेट्स से 12 तारीख को नवंबर को दिवाली थी, लेकिन अगले साल उसी दिन में दिवाली नहीं होगी, राइट, उस दिन पे दिवाली। जैसे क्रिसमस आपका 25 दिसंबर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो इंटरनेशनल कैलेंडर है, वो उसमें सारे डेज फिक्स्ड हैं, 25 दिसंबर ही रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर 12 तारीख को इस साल नवंबर में दिवाली थी तो अगले साल नवंबर में दिवाली नहीं होगी, मतलब उसी दिन नहीं होगी, उसके आजू बाजू रहेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे जितने भी आपके दिन होंगे ना, वो इधर उधर जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? क्योंकि ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग, जैसे हिंदी में एक कैलेंडर हम मानते हैं, मराठी में एक कैलेंडर हम मानते हैं, भाई साहब गुजराती वालों का एक कैलेंडर चलता है, बंगाली में एक कैलेंडर चलता है, सबका अलग अलग कैलेंडर्स है, और सबका अलग अलग कैलेंडर्स, सबके अलग अलग गणवेशनाएं हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से, और उसके हिसाब से भाई साहब दिन का निर्धारण होता है। हर फेस्टिवल का, इंडिया में जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, हर फेस्टिवल का डेट चेंज होता है,
ठीक है, कभी भी वो सेम नहीं रहता सिवाय एक के। कोई बता सकता है कौन सा फेस्टिवल है? इंटरनेशनल या नेशनल जो आपका जो कैलेंडर होता है, जो आपका इंग्लिश कैलेंडर चलता है, उसमें सिर्फ एक ही फेस्टिवल ऐसा है जिसका हर साल में वही दिन रहता है, बाकी सारे हाँ क्रिसमस नहीं, मैं आपकी इंडियन फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ। क्रिसमस तो ऑब्वियसली इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही है, तो इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से 25 दिसंबर वो रहेगा, ठीक है। एक आपका इंडियन फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, प्योर इंडियन फेस्टिवल, आपका होली, दिवाली वगैरह, ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, पूजा पाठ के दिन हैं, वो सब के सब चेंज होते रहेंगे हर साल, ठीक है। अगली बार से ना ये कल से ये च्युइंगम नहीं दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपका ये एक हिंदू फेस्टिवल्स में या जितने भी आपके इंडिया में फेस्टिवल्स है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो जिसका डेट इंग्लिश कैलेंडर में चेंज नहीं होता है। एनीवन? नहीं, होली हर बार चेंज होता है भाई साहब, नो। एक पूजा होती है जिसको हम विश्वकर्मा पूजा बोलते हैं, 17 सितंबर को आता है ये, और तुम देखो हर साल वो 17 सितंबर को ही फॉल करता है। देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड दिस, ठीक है। बाकी सारे फेस्टिवल्स का डेट चेंज होता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल है 17 सितंबर जो हर साल उसी दिन फॉल करता है, विश्वकर्मा पूजा जिसको हम बोलते हैं। खैर, तो यहाँ पे thereafter every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner, तो ये आपका thinner and thinner होता जाएगा। On the 15th day the moon is not visible, और इसी को हम बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। न्यू मून डे, ऑलमोस्ट नॉट विजिबल, आपका आसमान बिल्कुल अंधेरा दिखेगा उस दिन, ठीक है, सिर्फ तारे टिमटिमाते रहेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी द मून एट ऑल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द न्यू मून डे, जिसको हम अमावस्या भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देन फाइनली वी गेट, ठीक है, आफ्टर द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून, आपके पास फुल व्यू ऑफ द मून मिलता है, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल ऑफ द मून इज। ये 29 डेज क्यों हम बोल रहे हैं? बिकॉज द मून अप्रोक्सीमेटली टेक्स 29 डेज टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। इट विल टेक 29 डेज टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ओके, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज कॉल्ड अ मंथ। तो यहां से लेकर भाई साहब एक यहां तक, इसका मतलब एक महीना हो गया, ठीक है, 29 डेज। और यही मतलब प्रक्रिया है, और यही मेन फैक्टर है। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमको मालूम है एक तरह से कि हमारा जो अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, वो है कितना आपका 365 1/4 डेज। तो समस्या ये है कि अगर हमने हर महीने को 29 डेज का माना, ठीक है, तो 29 इंटू 12 करेंगे तो भी ये 365 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये अगर 29 इंटू 12 करेंगे तो 9 2 18 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 1 5, और ये हो गया 29, ये हो गया 8 9 + 5 14, और ये हो गया 348 आ रहा है, देखो 365 नहीं आएगा। इसीलिए हमने 30 और 31 का इक्वेशन रखा है, ठीक है। और क्योंकि आपका 1/4 डेज लगता है, 1/4 डेज मतलब क्या, 1/4 इंटू 24 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आवर्स, ठीक है। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स। अभी इसी 1/4 के फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट निकाला है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, अगर 4 साल से आप 1/4 को ऑब्जर्व करें तो क्या हो गया, मतलब एक दिन पूरा मिल गया, तो आप 28 फरवरी, 4 साल से आपका 28 फरवरी चला रहा है ना, 4 साल से आपने 28 फरवरी रखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ का 1/4 डेज, यहाँ का 1/4 डेज, यहाँ का 1/4 डेज, यहाँ का 1/4 डेज, इन चारों को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया, एक पूरा दिन हो गया। यहाँ पे कितने डेज का ईयर हुआ, 365, यहाँ पे 365, यहाँ पे 365, यहाँ पे 365, और क्योंकि एक दिन का डेफिसिट हमको मिल रहा है, इसी को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 366। ये 4 साल का जो 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐड हुआ है, इट फाइनली गिव्स यू अ 1 डे सरप्लस एंड दैट इज एडेड। और इस साल में फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे, ठीक है। ये आपका लीप ईयर हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ लीप ईयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये आपका लीप ईयर हो गया क्योंकि इसमें फरवरी में आपके 29 डेज होंगे और टोटल ईयर में आपके कितने हो जाएंगे, 366 डेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, ओके। सो द टाइम पीरियड, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था भाई साहब, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं अ मंथ, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर the entire period of one full moon to the next full moon is known as a month, ठीक है। Okay, the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month
आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। तो ये ब्राइट पार्ट का जो हमको शेप्स देखने को मिलता है, ठीक है, द वेरियस शेप्स दैट वी सी आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून, दीज आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। Whenever we never see the back side of the moon from the earth, तो हमको भाई साहब बैक साइड कभी दिखता ही नहीं है, we never see the back side, क्योंकि जो आपका ब्राइट साइड होगा वही देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये मून है, इस पे सन का रेज आ रहा है, तो आप जितने पे सन का रेज आ रहा है उसको ही देख पाएंगे, इधर वाले को नहीं देख पाएंगे क्योंकि तो अंधेरा है ना, यहाँ पे लाइट नहीं गिर रही है। तो आप अगर इधर हैं, ये अर्थ से आप इसको देख पाएंगे, लेकिन अगर भाई साहब ये इधर आ गया, ठीक है, तो अभी तो इधर इसके ऊपर पूरा लाइट आ रहा है, तो मतलब इसको आप देख ही नहीं पाएंगे। दैट इज बेसिकली फुल मून डे, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ द फुल मून डे अपीयर्स, ठीक है। कंसीडर अ पॉइंटर, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे एक पॉइंटर रखा हुआ है, यहाँ पे मून का, समझ लो ऐसा एक पॉइंटर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। We never see the back side of the moon from the earth. So let's say we have a pointer out here. The tip represents the front side of the moon. Let's say ये इसका front side है और ये इसका back side है, ठीक है, क्लियर है। अभी ये मून कैसे जा रहा है भाई साहब? ऑर्बिट में जा रहा है, अराउंड व्हाट? अराउंड अर्थ, ठीक है। So let's say the tip of the pointer is pointing at the front side of the moon. The tip of the pointer is pointing the front side of the moon, ठीक है। तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो पॉइंटर दिखा, ठीक है, दिस पॉइंटर विल बी along with the pointer, this moon is moving, clear है? Are we clear on this one people? हम, ठीक है, this is how the entire movement of the moon around the earth happens and how much of time it takes, जानवी? नहीं, 24 hours अर्थ का रोटेशन पीरियड है। रेवोल्यूशन ऑफ द मून टेक्स हाउ मेनी? 29 डेज, 29.5 डेज होता है, 29 डेज भी हम मान सकते हैं, ठीक है। और एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक कितना टाइम लगेगा? सिर्फ एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक कितना टाइम लगेगा? वही सेम 29 डेज। एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक 29 डेज, एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक वही 29 डेज। आप अगर इसको शुद्ध देशी भाषा में बोलेंगे भाई साहब, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक आपका 29 डेज लगेगा, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक आपको 29 डेज ही लगने वाला है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो पूर्णिमा, बीच में अमावस्या, उसके बाद पूर्णिमा, राइट? समझ में आ रहा है? दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू टेक 29 डेज। अगर आप अमावस्या को लेकर चले तो बीच में पूर्णिमा और फिर से अमावस्या, दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू टेक 29 डेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो अभी व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ? तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहा है ना। तो मतलब मून रोटेट करते हुए जा रहा है, ठीक है, घूमते हुए जा रहा है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है, द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो आप देखो ये एक्सिस है, देखो ये एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये एक्सिस भाई साहब, वन रेवोल्यूशन मतलब ये पूरा एक्सिस इसका घूम गया कि नहीं? ऐसा ऐसा इस एक्सिस को घूमना, ऐसा, समझ में आ रहा है? ये मून का एक्सिस है, देखो, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, ये ऐसे जा रहा है, अभी हमने देखा, राइट? ये पेन का डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट, इस टिप को देखो, ठीक है, ये टिप फिर से घूमा भाई साहब, और ये फिर टिप ऐसे आ गया, समझ में आ रहा है? तो ये टिप कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम के फिर ऐसे आया, तो देयर इज पूरा वन रोटेशन, समझ में आ रहा है? ये देखिए, इस टिप का पूरा रोटेशन हो रहा है, देखो, ये ऐसे घुमा और ये ऐसे आया, क्लियर है? सो द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इफ वी कंसिडर दिस टू बी द टिप, इट इज कंप्लीटिंग वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज टेकिंग द सेम टाइम फॉर द मून। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा? 29 डेज। और एक एक्सिस के पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगा? 29 डेज, ठीक है। So the period of revolution and the period of rotation for the moon on its axis is going to be the same, that is 29 days. The period of revolution around the earth and the period of rotation of the moon around its axis is going to take the same time, that is 29 days. Are we clear on this one people? ठीक है? Okay. So the moon completes rotation on its axis. Hence we only see the front side of the moon. और इसीलिए हमको हमेशा सिर्फ इसका फ्रंट साइड ही दिखता है। आप यहां पे होंगे कहीं पे, है ना, सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी ओनली द फ्रंट साइड ऑफ द मून।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है. सो दिस इज हाउ द सरफेस ऑफ द मून वुड अपीयर लाइक. आपका सरफेस ऑफ द मून है, अर्थ में जितनी ग्रेविटी होती है उससे कहीं कम आपका ग्रेविटी मून में होता है. तो मतलब आप वहां पे उड़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बाउंस करते रहेंगे. ठीक है, बहुत कम ग्रेविटी होती है, 1/6 होती है ग्रेविटी. और दूसरी बात क्या है कि वहां पे कोई एयर नहीं है. मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके और मेरे दरमियान एयर है. ठीक है, अगर आपके और मेरे दरमियान एयर ना रहे तो मैं चाहे जितना भी चिल्ला लूं आपको कुछ नहीं सुनाई देगा. ठीक है, मतलब अगर वैक्यूम हो जाए आपके और मेरे दरमियान, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल्स ही ना हो तो व्हाटएवर आई माय स्क्रीम यू विल नॉट बी एबल टू हियर इट. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. तो अगर दो लोगों के बीच में मतलब वार्तालाप होए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके बीच में एयर होवे. ठीक है, जो मून में नहीं है. तो इसीलिए अगर मून में दो लोग हैं तो उनको फोन कैरी करना पड़ेगा, ऐसा, वो भी कनेक्टेड वाला फोन. ठीक है, कनेक्शन वाला फोन, मोबाइल नहीं, ऐसा कनेक्टेड फोन. ये बोलेगा तो वो सुनेगा, ऐसा. ठीक है, तो जब एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं मून में तो उसको उनको इस तरीके का फोन कैरी आउट करना पड़ता है. खैर, ये हो गया सरफेस ऑफ द मून. ऑन जुलाई 21, 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लॉन्च्ड ऑन द मून. ये 10th वाले भी बैठे हैं ना भाई साहब, इनका तो ये है ना, वो देखो देखो चीटर लोग सब. ओके, सो ऑन जुलाई 21, 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेसिकली लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द मून. द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन. बैरन मतलब भाई साहब वहां पे कोई जीव जंतु प्लांट्स कुछ भी नहीं है, बैरन. ठीक है, बंजर जमीन है. ठीक है, बंजर जमीन है, इज एब्सोल्युटली डस्टी एंड बैरन. देयर आर क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं. ठीक है, और ये क्यों हुआ रहेगा? हो सकता है कि कोई सेलेस्टियल बॉडी ने वहीं पर स्ट्राइक किया होगा, है ना. हमारे जैसे हमारा अर्थ में माना जाता है दैट देयर वाज अ ह्यूज कोलिजन दैट हैपेंड, और उस कोलिजन के चलते डायनासोर्स लुप्त हो गए. ठीक है, किसी मेटियोर ने आकर अर्थ के सरफेस को हिट किया, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर सुपर हॉट हो गया, और जिसके वजह से क्या हो गया, जो बड़े बड़े जीव जंतु थे उस टाइम पे, डायनासोर्स स्पेसिफिकली, दे डाइड. ठीक है, अगर वो होते तो हम नहीं होते. आज की तारीख में अगर वो होते तो हम नहीं होते. देयर वाज अ टाइम पीरियड व्हेन दे वर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. टुडे इज द टाइम व्हेन वी आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर्स ऑन अर्थ. तो हमारा भी किस दिन पत्ता कट जाएगा. नेचर का खेल है भाई साहब. ठीक है, हर स्पीशी का एक टाइम आता है जब उसका पूरा पत्ता साफ हो जाता है ना. तो इट विल हैपन वन डे. सो देयर आर क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये क्रेटर्स मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कोई मेटियोर ने यहाँ पे स्ट्राइक किया रहेगा. ठीक है, सम पॉइंट ऑफ टाइम सम मेटियोर माइट हैव स्ट्रक दिस. ठीक है, ओके. सो देयर आर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ हाई माउंटेन्स. बहुत सारे हाई माउंटेन्स भी दिखेंगे. सम आर एज हाई एज माउंटेन्स ऑन अर्थ. ठीक है, कुछ माउंटेन्स भाई साहब जितना हाई माउंटेन्स. ऑक्सीजन, द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर. मून में भाई साहब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी नहीं होगा. इट डज नॉट हैव वाटर. थोड़े बहुत ट्रेसेस मिले हैं बट प्राइमरली वाटर नहीं है. ठीक है, इट डज नॉट हैव वाटर. सो लाइफ क्या पॉसिबल है मून में? एटलीस्ट नहीं पॉसिबल है, हम अभी बोल सकते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो बेसिकली अनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं. अनएरोबिक बैक्टीरियाज मतलब जिनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, हमारा जैसे रेस्पिरेशन है एरोबिक है. ठीक है, बट देयर आर मेनी बैक्टीरियाज विच वुड नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. सो वुड दे बी एबल टू सर्वाइव in an atmosphere which would not have oxygen? The answer is yes. ठीक है, so there is a possibility that on many planets that do not have oxygen, is there a fair chance of life to exist there? Yes. ठीक है, there is a possibility. अभी वो exist करता है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, लेकिन possibility है. ठीक है, ओके. अभी हम बात करेंगे भाई साहब स्टार्स की. कल हम बात कर रहे थे स्टार्स के, तो हमने कल कितने टाइप के स्टार्स पढ़े थे भाई साहब? How many stars are there approximately? 4,000 stars which we can see, जो हम देख सकते हैं नेकेड आई से. आप अगर भाई साहब अपने छत पे गए, बिल्डिंग के छत पे गए और कुछ नहीं किया, बस एक चारपाई लगाई और भाई साहब ऐसे देखते रहे और काउंट करते रहे, तो हो सकता है 8-10 दिनों में आप काउंट कर लो 4,000 स्टार्स. ठीक है, 4,000 stars is visible to the naked eye, but the amount of stars that are there is approximately 10⁻11. ठीक है, 10⁻11 मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते वैसे आप जाएंगे तो दिस विल बी 10⁻11. दैट इज द नंबर ऑफ स्टार्स. सम आर विजिबल, सम आर नॉट. सम स्टार्स हैव ग्रेटर लाइट देन द स्टार विच इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू अर्थ, दैट इज सन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब सन सुप्रीम है. ठीक है, सन हमारे से बहुत क्लोज है
इसीलिए हमको वो बहुत ब्राइट लगता है, ठीक है। लेकिन देयर आर मेनी स्टार्स विच आर ब्राइटर देन द सन, विच हैव मोर एनर्जी देन द सन। द रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू सी इट इज बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। उतने ब्राइट हमको वो अपीयर नहीं होते क्योंकि उनका रीजन ये है कि वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं। कल हमने और भी एक चीज पढ़ी, हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का नाम है, और स्टार्स जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, बहुत अलग अलग स्टार्स हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टडी पीपल, व्हाई डू वी सी स्टार्स। ये स्टार्स भाई साहब क्यों हैं, क्योंकि स्टार्स, सन किससे बना हुआ है, कौन कौन से गैसेस से बना हुआ है सर? हाइड्रोजन, लिथियम। लिथियम नहीं है चाचू, हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सन इज नॉट अ सॉलिड बॉल ऑफ मास, इट इज अ गैस बॉल, ठीक है, वो गैस बॉल है। सन कोई सॉलिड बॉल नहीं है, वो एक गैस बॉल है, वेरी हाई टेम्परेचर्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। तो व्हाई डू वी सी स्टार्स, ये जो स्टार्स, देखो आप जो मून को देखते हो और आप जो स्टार्स को देखते हो, इसमें फर्क क्या है? रात के अंधेरे में जो आसमान पे आपको चांद सितारे नजर आते हैं, उनमें फर्क क्या है? चांद और सितारों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सी, मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट फ्रॉम द सन। ये वो चार्जर वाला लाइट बंद कर देंगे क्या? थैंक यू, ठीक है। तो मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम द सन। व्हाई डू स्टार्स शाइन? स्टार्स डू नॉट शाइन, स्टार्स हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन। हर एक स्टार सन की तरह लाइट पोजेस करता है, ठीक है, एंड दे आर शाइनिंग बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम द सन, दे आर शाइनिंग बिकॉज ऑफ देयर ओन लाइट, उनके खुद के लाइट की वजह से वो शाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज भाई साहब क्लियर हो जानी चाहिए, स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट, इनका भाई साहब खुद का लाइट होता है। तो मून का चमकना और स्टार्स का चमकना में डिफरेंस क्या है? मून का खुद का कोई लाइट नहीं है, मून का जो लाइट है वो उधारी का लाइट है, इट इज बेसिकली टेकिंग लाइट फ्रॉम द सन, एंड स्टार्स आर शाइनिंग ऑन देयर ओन लाइट, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग सन्स लाइट, ठीक है। ओके, सो स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट। आपका भाई साहब द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड इज, व्हाई डज द सन अपीयर सो लार्ज एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स? कल जो हमने पढ़ा था, बिकॉज द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, ठीक है। सन एक ऐसा स्टार है जो हमारे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा क्लोज है अर्थ के, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन इट अपीयर्स द मोस्ट ब्राइटेस्ट, ठीक है। द सन इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर स्टार्स, है ना दक्ष? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। द सन इज नियरली हाउ मच? 15000 किलोमीटर्स, दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये नियरेस्ट डिस्टेंस है। मतलब समझिए दूसरे स्टार्स जो हैं, जो शायद सन से बड़े भी हों और सन से बहुत ज़्यादा लाइट एमिट भी करते हों, उनको हम एक स्टार की तरह ही देखते हैं क्योंकि ये बहुत दूर हैं। सप्लीमेंट चाहिए? नहीं, ओके। सो आपका भाई साहब 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर्स, ठीक है। अभी भाई साहब 15 करोड़ लिखते बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम इन सारे डिस्टेंसेज को कैसे मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में। नाउ व्हाट इज लाइट ईयर? सो अ लाइट ईयर इज पीपल व्हाट, जैसा नाम है आपका वैसा डेफिनेशन है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। नाउ अभी आपका डिस्टेंस क्या होता है बोलो? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट का भाई साहब ये हो गया स्पीड, और टाइम कितना लग रहा है भाई साहब? एक साल में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। एक डे में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे। ओके, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर। 365 × 24 × 60 × 60, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स दैट यू विल हैव इन अ ईयर। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, किससे? 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड्स, दिस विल गिव यू, ठीक है, ये सेकंड्स और सेकंड्स कट जाएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा इसको हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर इज दिस मच ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट 1 लाइट ईयर। ओके, सो 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज अबाउट 8 लाइट ईयर्स, 8 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये आपका 8 लाइट। द नियरेस्ट
द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन सा है भाई साहब? आपका अल्फा सेंटोरी, ठीक है, ये आपका अल्फा सेंटोरी इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक है। पहला जो नियरेस्ट स्टार है दैट इज सन एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंटोरी, ठीक है। इट इज 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है, 4.3 लाइट ईयर्स, सॉरी 8 लाइट मिनट्स, ये आई एम सो सॉरी 8 लाइट मिनट्स, और ये हो गया आपका 4.3 लाइट ईयर्स। 8.3 लाइट मिनट्स है ये द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द नेक्स्ट क्लोजेस्ट, तो ये बहुत दूर है, देखो 4.3 लाइट ईयर्स है, ठीक है। दैट्स द रीजन वी आर सेइंग दैट द सन इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है। ओके, कॉन्स्टेलेशंस। ना कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं पीपल? द एंशिएंट पीपल डिवाइस्ड अ वे टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। सच पूछिए तो मेरा इस पे कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि आपका जन्म अगर एक कॉन्स्टेलेशन के नीचे हुआ है तो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको जीवन में सफलताएं या असफलताएं मिलेंगी, ऐसा मानना है। इसी से हम भविष्य डिटरमिन करते हैं और एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, ठीक है। बट अगर इन सब चीज़ों को हम हटा कर देखें तो एक सिंपल सा होता है कि भाई आपके अर्थ, सन और ये स्टार्स हैं, तो कॉन्स्टेलेशन मतलब एक पैटर्न होता है बेसिकली, ठीक है, कुछ स्टार्स का एक पैटर्न है। सो ऐसे बहुत सारे, तो अभी जो मतलब पहले के ज़माने के लोग हैं, अभी आप सचमुच बताइए कभी लास्ट टाइम आपने आसमान के ऊपर देखा था मतलब रात में चांद तारे कब देखे थे? लास्ट कभी देखा था? अरे इससे फुर्सत मिल जाए भाई साहब तो हम देखें ना, है ना, ठीक है। तो एक टाइम था भाई साहब लोगों के पास फुर्सत था, लोगों के पास टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो भाई साहब थके आ रहे अगर घर पे आते थे, रोटी बनेगी, दाल बनेगी, चावल बनेगा, वो खाएंगे, लेकिन तब तक चारपाई बैठ के हम आसमान देखेंगे। और जब आसमान को तरफ देखते हैं, रोज रोज देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली पैटर्न दिखने लगते हैं, है ना। अगर आपको मैं बोलूं कि आपका रोज एक ही काम है, यहाँ पे आओ और इस दीवार को देखते रहो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, यही काम रहेगा आपका, तो आपको दूसरे या तीसरे दिन इसमें शक्लें दिखने लगेंगी। यू विल राइट, यू विल फाइंड पैटर्न्स नाउ, ठीक है, यू विल ट्राई टू लोकेट पैटर्न्स, क्योंकि आप एक चीज को बहुत दूर तक जब देखते हो या बहुत देर तक आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में पैटर्न्स बनने लगते हैं, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा कि बहुत सालों से जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, एंटरटेनमेंट के कोई चैनल्स नहीं थे, तो जब वो आ रहे हैं भाई साहब, घर आ रहे, संध्या हो गई है भाई साहब, ऊपर देख रहे हो, अच्छा ये तारा तो भाई साहब ये तारों का कोई ग्रुप लगता है, ओ अच्छा चलो चलो ये कॉन्स्टेलेशन बन गया, ठीक है। तारे अपनी अपनी जगह पे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है कोई कॉन्स्टेलेशन बनाना, वो अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन हम भाई साहब अच्छा ये तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है रे, अच्छा चलो ठीक है, ये तो भाई साहब आप, तो इस तरह से आपके कॉन्स्टेलेशंस बन गए। एक्चुअली कॉन्स्टेलेशंस ऐसा नहीं है कि वो तारे का एक ग्रुप है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से हैं, इंडिपेंडेंटली हैं, लेकिन हम जब उसको बहुत देर से देखते हैं तो हम एक इमेजिनेटिव तारा का एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज हाउ कॉन्स्टेलेशंस आर फॉर्म, ठीक है। ओके, सो दे आइडेंटिफाइड ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। तो ऐसे पहले के जमाने के लोग, एंशिएंट पीपल ऐसा कर पाएंगे क्योंकि आज तो हमें फुर्सत नहीं, ठीक है, हमारे एंटरटेनमेंट के इतने साधन बन चुके हैं कि वी डू नॉट हैव टाइम एज ऑफ नाउ टू लुक इनटू नेचर एज वी यूज्ड टू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे हम जिस तरह से नेचर को देखते थे आज की तारीख में उस तरह से नहीं देख रहे हैं। तो एक टाइम था एंशिएंट पीपल भाई साहब नेचर से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, और जब ये कनेक्टेड थे तो नेचर में चीजों को ऑब्जर्व करते थे, और रात के टाइम पे भाई साहब जो चीजों को ऑब्जर्व करने की चीजें हैं वो आपके तारे हैं, और इन तारों में उन्होंने पैटर्न्स ढूंढ लिए, ऐसे पैटर्न्स, और यही पैटर्न्स आगे चल के क्या बन गए? कॉन्स्टेलेशंस। और यही कॉन्स्टेलेशन आगे चल के क्या बन गए? एस्ट्रोलॉजर्स के मेन चीज बन गए कारोबार करने का, ठीक है। आप भाई साहब इसके नीचे पैदा हुए हैं, क्या करेंगे वो, जैसे आप बोलते हैं ना कुंडली निकालो मतलब क्या होता है? आपका बर्थ डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब तमाम चीज़ों से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके ऊपर कौन सा कॉन्स्टेलेशन का पैटर्न था, कौन से तारे थे। और एस्ट्रोलॉजर्स ने भाई साहब एक नियम बना दिया कि अच्छा ये तारों के नीचे अगर ये इंसान पैदा हुआ है तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। कुछ सिमिलैरिटीज हमें डेफिनेटली मिली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बकवास है, ठीक है, यस कुछ सिमिलैरिटीज हमें मिली हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज सब लोगों में हैं, ठीक है। अगर सेम तारों के नीचे कोई पैदा हुआ है तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, 60-70% कम मिलाप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे और वो बोल देगा तो भाई साहब हरी चटनी खाओगे तो तुम कल भाई साहब 90% आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि किसी काम का एक शुभ मुहूर्त होता है, ठीक है, इट्स एन ऑस्पिशियस ओकेशन। बाकी आपके जीवन में सफलताएं और असफलताएं ज़्यादा करके
आपके मेहनत और आपके लगन पे होता है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन चल रहा है कारोबार। तो एंशिएंट लोगों ने जिस चीज को मजाक मजाक में एक पैटर्न बना दिया, उसी पैटर्न पे आज की तारीख में करोड़ों का कारोबार चल रहा है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ बकवास साइंस, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, डेफिनेटली है, और कुछ हद तक हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इस तारों के नीचे इन लोगों की पैदाइश हुई है तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। साइंस का इससे कोई कोरिलेशन नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी गो बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी एंड स्टार्ट प्रिडिक्टिंग थिंग्स एंड स्टार्ट टू से थिंग्स विच आर नॉट देयर। आप भाई साहब किसी ज्योतिष के पास जाएंगे और वो भाई साहब दुनिया भर के आपको टोटके बोलेगा, आप ये करो वो करो, आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा, दैट इज संपूर्ण बकवास, ठीक है। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट, ओके। So the stars forming a group that has a recognizable shape is known as a constellation. इसको हम बोलेंगे constellation. Actually में तारों ने कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं है, भाई साहब तू इधर रहेगा, तू इधर रहेगा, तू इधर रहेगा, अपन एक साथ चलेंगे, ठीक है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। जैसे बर्ड्स हैं, देखो बर्ड्स एक साथ जा रहे हैं तो उनमें एक एग्रीमेंट है, भाई साहब हम लोग सब एक साथ मूव करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं। लेकिन तारों में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दे आर जस्ट देयर, उनकी पोजिशन वैसी है, ठीक है, वैसी है, और इसीलिए हमने कॉन्स्टेलेशन बना लिया इनका, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, इट इज द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। तो इस तरीके का आपको एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है, रात में, और इसको हम बोलते हैं उर्सा कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, समर टाइम में आपको ज्यादा दिखेगा। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन, आपको 7 स्टार्स का एक ग्रुप दिखेगा और ये रोज आपको दिखेगा जैसी संध्या होगी, ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली एक इस तरीके का, मतलब आप देखोगे अगर इस तरीके का दिखेगा ये, दिस इज लाइक अ, ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बिग लैडल बोलते हैं हम इसको, मतलब ये जो सूप निकालते हैं ना वैसा पानी नहीं निकालते, ऐसा इस टाइप का दिखेगा, या आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं एक बिग क्वेश्चन मार्क की तरह, ठीक है, और इसको हम उर्सा मेजर बोलते हैं, ठीक है, एज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे जगहों पे ऐसा बोलते हैं कि ये सप्त ऋषि हैं, मतलब 7 ऋषि लोग हैं जो तारे बन गए हैं और उनका क्वेश्चन मार्क बन गया है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, बट दिस इज हाउ इट अपीयर्स। तो ये देखो कॉन्स्टेलेशन जो है, इन तारों को अगर हम शेप ज्वाइन करेंगे तो इट विज समथिंग लाइक दिस एंड इज बेसिकली लाइक अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, it is like a question mark. It is also known as the, ठीक है, it is also known as the Great Bear, Big Dipper और the सप्तऋषि। जैसे मैंने आपको बोला सप्तऋषि, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि 7 ऋषि थे जो भाई साहब साधना और ध्यान करते करते स्टार्स बन गए हैं, और आज की तारीख में भी वो ऊपर हैं और पूरी जीवन पर उनका एक क्वेश्चन मार्क है। ये पूरा जो जीवन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, एंड दैट्स द रीजन दे आर देयर, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सरसाइज करवाऊं कि आपको रोज आधा घंटे इस दीवार को देखने बोलूं, एक सेम दीवार पर ही लोगों को अलग अलग इमेजेस मिल जाएंगे। किसी ने भाई साहब देखा होगा किसी की शक्ल, किसी ने भाई साहब देखा होगा कुछ और, जैसा जिसके दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, वो आपको वैसा इमेज मिल जाएगा, बिकॉज देयर इज नथिंग देयर, यू आर क्रिएटिंग इट इन योर माइंड। तो किसी को भाई साहब सप्तऋषि दिख रहा है, किसी को भाई साहब ग्रेट बियर दिख रहा है, ठीक है, किसी को भाई साहब बिग डिपर दिख रहा है, ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स, जिसके माइंड में जो चल रहा है वही उसको दिख रहा है। समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई साहब इतने नाम क्यों हैं या इतने फॉर्मेट्स क्यों हैं, दैट इज देयर बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव ऑब्जर्व द सेम थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, ठीक है। किसी ने भाई साहब यहाँ पे बिग डिपर बोला, किसी ने ग्रेट बियर बोला, किसी ने सप्तऋषि बोला, ठीक है, but the constellation or the combination of stars which are involved in making the shape is the same. Are we clear on this one people? ठीक है। So जिसने जो देखा या जिसको जो प्रतीत हुआ वैसा ही है, ठीक है। उर्सा मेजर, तो इसका मतलब उर्सा मेजर के नाम क्या क्या हो गए, सप्तऋषि हो गया, एक ग्रेट बियर हो गया, बिग डिपर हो गया, ये सब भाई साहब आपके क्या हो गए, एक ही कॉन्स्टेलेशन के नाम है, अलग अलग नाम है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव द पोल स्टार। अगर आप देखोगे दिस इज बेसिकली द पोल स्टार। आप अगर सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार आपको दिखता है जनरली दैट इज द पोल स्टार, ठीक है, ये आपका पोल स्टार होता है। इसका काफी यूज हुआ है, स्पेशली जब आपका जीपीएस नहीं था, स्पेशली जब लोग ट्रैवल करते थे बाय सी रूट, तो पोल स्टार को देखते थे। नॉर्दर्न पोल में जो स्टार है उसको देखकर वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। सो दे विल गो इधर वेस्ट ईस्ट, जिधर भी आपको जाना हो, तो पोल स्टार वाज अ बिग लैंडमार्क फॉर देम, ठीक है। सो पोल स्टार इज वेरी इजीली अवेलेबल। ये आपके अर्थ के एक्सिस के जस्ट ऊपर होता है, ये आपका अर्थ का एक्सिस इसमें रोटेट कर रहा है, देखो, ठीक है। अर्थ बेसिकली एक टेढ़े बॉल की तरह रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। इट इज रोटेटिंग ऑन दिस एक्सिस, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस।
तो इस एक्सिस के जस्ट ऊपर जो स्टार है उसको हम बोलते हैं पोल स्टार, दैट इज नोन एज द पोल स्टार, ठीक है, नॉट पोल स्टार बेसिकली। द पोल स्टार इज लोकेटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, ठीक है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। और इसी के लिए पहले के जितने भी वॉयज वाले लोग थे जो भाई साहब समुद्री यात्रा करते थे वो इसका काफी ज्यादा यूज करते थे, ठीक है, दे यूज टू एक्सटेंसिवली यूज दिस, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता था। आज की तारीख में भाई साहब जीपीएस है, आपके पास दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं। उस टाइम पे भाई साहब यही एक चीज थी जिससे लोग लोकेट करते थे, मतलब जो लोग सी में ट्रैवल कर रहे हैं वो ऊपर देखते थे भाई साहब पोल स्टार किधर है, तो अभी ये नॉर्थ है तो अभी हम ईस्ट जाएंगे कि वेस्ट जाएंगे कि साउथ जाएंगे, किधर जाएंगे, ठीक है, ओके। सो इट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। एंशिएंट सेलर्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला जो पहले के जमाने के जो सेलर्स हुआ करते थे, जो शिप से भाई साहब ओशंस या रिवर्स या बड़े बड़े सीज में सेल करते थे, आइडेंटिफाई नॉर्थ डायरेक्शन यूजिंग द नॉर्थ पोल। इनके लिए यही एक डायरेक्शन आइडेंटिफायर था, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को ये नॉर्थ पोल से आइडेंटिफाई करते थे। ऑल स्टार्स अपीयर टू मूव अराउंड द पोल स्टार। अगर आप देखोगे पोल स्टार अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है, और दूसरे जितने भी स्टार्स हैं ये ऐसे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घूम रहे हैं भाई साहब, समझ में आ रहा है? आप समझिए ये बॉल है, ये पोल स्टार है, ये फिक्स्ड है, ये पूरा अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो आप घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? दिस इज द पोल स्टार दैट यू आर एबल टू सी। बाकी सारे स्टार्स भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं क्योंकि ये अर्थ जो है वो घूम रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये अर्थ है भाई साहब, घूम रहा है, और इसके डायरेक्टली ऊपर पोल स्टार है, ये फिक्स दिख रहा है आपको, बाकी अर्थ तो घूम रहा है। तो आप भी भाई साहब इन सारे स्टार्स और सारे स्टार्स के पैटर्न्स को घूमता हुआ पाएंगे। सिर्फ पोल स्टार आपको फिक्स्ड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके नॉर्थ पोल के ऊपर है, अर्थ के एक्सिस पे है। अर्थ के एक्सिस पे है तो अर्थ के एक्सिस के अराउंड अर्थ घूम रहा है, लेकिन ये तो फिक्स्ड है ना, ठीक है, ये ऐसा फिक्स्ड है। जैसे कोई आकर गाड़ी का चक्का देखोगे आप, गाड़ी के चक्के का जो एक्सिस है वो नहीं घूमेगा, वो तो फिर फिक्स्ड है ना एक जगह पे, बाकी गाड़ी घूम रही है भाई साहब, चक्का घूम रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वुड अपीयर। You would find that all stars except for the northern pole star appear to be changing their positions or rotating because the earth itself is rotating. ठीक है? Clear है? Okay, okay, okay. Orion constellation, Orion बिस्कुट आता है भाई साहब, ठीक है, Orion constellation है ये, it can be seen during winter in the late evenings। तो आपने जो सप्तऋषि का constellation देखा, या भाई साहब अभी जो इसके पहले वाला जो कॉन्स्टेलेशन देखा वो कभी था समर, ठीक है, और ये आपका विंटर में लेट इवनिंग्स में देखा जा सकता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। इट हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, ऐसे ब्राइट स्टार्स भाई साहब फॉर्म हो रहे हैं। अलग अलग लोग भाई साहब अभी अलग अलग पैटर्न निकालेंगे। ये देखो भाई साहब पैटर्न निकल गया, ओरियन और द हंटर, ठीक है, ऐसा पैटर्न निकल गया इसका, ठीक है, ओरियन और द हंटर। द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। ये भाई साहब बेल्ट ऑफ द हंटर है, ठीक है। सो जैसा जिसका इमेजिनेशन है भाई साहब, ठीक है। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो सीरियस भाई साहब आपका क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार है, और ये किसके साथ है? देखो ये जो 3 स्टार है इसके एक्सिस पे है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई एंड अपीयर्स टू बी इन इट्स एक्सिस। ये 3 बेल्ट के, ठीक है। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन, द कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई, नॉर्दर्न स्काई में आपको दिखेगा ये। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। तो विजिबल है आपके विंटर में और अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, मतलब नाइट जब चालू हुआ है तभी, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ लेटर डब्ल्यू और एम। अभी भाई साहब कोई बोलेगा ये डब्ल्यू है, मैं बोलूंगा भाई साहब एम है, क्योंकि मेरा नाम एम से स्टार्ट होता है जैसा है, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू हो गया, जैसा जो दिखता है, ठीक है, वॉट एवर इज विजिबल, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम। ये सारे कॉन्स्टेलेशन सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन के हिसाब से हमने डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। ये अपने अपने जगह पे हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं है तुम क्या बना रहे हो इनका, ठीक है। लेकिन हमने भाई साहब अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, अच्छा ये पैटर्न है, ठीक है, और जनरली हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक क्वीन कैसियोपिया। भाई साहब ये भाई साहब बैठी हुई है क्वीन, ठीक है, तो इनका भाई साहब डब्ल्यू एम के साथ ये भी चल गया। ओके, सो अगर आप देखोगे सारे, तो दिस इज बेसिकली द अर्थ विच इज कंटिन्यूसली व्हाट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस रिवॉल्वमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल। विशाल दूसरा दिन नहीं आ रहा है ना? ओके, द सोलर सिस्टम, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन और प्लैनेट्स, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम। तो कल हमने देखा भाई साहब दिस इज बेसिकली व्हाट द अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द
सन. सो अर्थ इज कंटिन्यूसली व्हाट इज डूइंग, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और सेम टाइम पे इसका रोटेशन भी हो रहा है. इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस and it is revolving around the sun. ठीक है, both are happening at the same time. So planets revolve in a definite path around the sun. This path is definitely called the orbit. The time taken, ठीक है, यहाँ पे the time taken to complete one revolution is called the period of revolution. For Earth, it is how much? 365 1 by 4 days. ठीक है, 365 1 by 4 days. और कल हमने देखा इस 1 by 4 days को ही हम 4 साल तक होल्ड करके रखते हैं. तो हम 4 साल में क्या करेंगे? 365 365 365 और अगेन 365 और ये 1 by 4 1 by 4 1 by 4 और 1 by 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1. ठीक है, फाइनली चौथे साल में हम इसको 366 डेज दे लेंगे. दैट इज अ लीप ईयर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो प्लैनेट भाई साहब रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे. इसको हम बोलते हैं भाई साहब अर्थ का एक्सिस. The planet is rotating on its own axis. The time taken to complete one rotation is called the period of rotation. तो planets हो गया भाई साहब आपके, देखो ये हो गया आपके inner planets. Inner planets किनको बोलते हैं हम? Mercury, Venus, Earth and Mars. These are the inner planets. ठीक है, These are inner planets. मतलब मार्स तक हमारे inner planets है. उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. एक प्लैनेट है प्लूटो, जिसको हम अभी प्लैनेट में गिनती नहीं करते हैं. ठीक है, 9th प्लैनेट हमारा प्लूटो है, लेकिन वो ऑर्बिट से बाहर हो गया है, इसलिए हम उसकी गिनती नहीं करते. सो दीज आर नोन एज व्हाट पीपल? दीज आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स. ठीक है, इनको हम भाई साहब बोलेंगे आउटर प्लैनेट्स. तो मरकरी भाई साहब पहला प्लैनेट है हमारा और वो सन के सबसे करीब है. ठीक है, इट इज द लो, तो इसको हम बुध भी बोलते हैं. इन हिंदू माइथोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको बुध बोला जाता है. ठीक है, द प्लैनेट मरकरी इज ऑब्वियसली द नियरेस्ट टू द सन. ये सबसे नियरेस्ट है भाई साहब सन के. ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सा प्लैनेट है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन. इतना ज्यादा लाइट है कि उसको देखना मुश्किल है ना. इतना बड़ा सन है, उसमें एक छोटा सा मरकरी दिखेगा और वो इतना छोटा है और इतना ज्यादा लाइट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्लेयर ऑफ सन से हम उसको देख ही नहीं पाते हैं. ठीक है, ओके. तो आपका मरकरी है, देखो कभी कभी इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज. तो इसको अगर देखना होगा तो आप जस्ट बिफोर सनराइज इसको देख पाएंगे और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होराइजन. ठीक है, तो इससे दिखेगा आपको, देखो ये मरकरी. ठीक है, बिफोर सनराइज, जब मतलब सन का ग्लेयर उतना ज्यादा नहीं है तभी आप उसको देख पाएंगे, या सनसेट में भी जब सन का ग्लेयर उतना नहीं है तभी आप उसको देख पाएंगे. ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली ड्यूरिंग दोज टाइम्स. ओके, so it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. ऐसे मतलब horizon मतलब क्या? स्ट्रेट ऐसा. ठीक है, अभी अगर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज हैं तो आप नहीं देख पाएंगे. एकदम स्ट्रेट अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा, समुंदर है या कुछ है, तब जाकर आप उसको देख पाएंगे जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, थोड़े से टाइम के लिए ही. ठीक है, क्योंकि तभी सन का ग्लेयर उतना ज्यादा नहीं होता है. मरकरी हैज नो सैटेलाइट. इसका कोई सैटेलाइट मतलब इसका कोई भी मून नहीं होता है. ठीक है, जैसे अर्थ का एक मून है, मरकरी का कोई भी मून नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट इन कंसिडरेशन इज वीनस. ठीक है, ओके. तो वीनस भाई साहब आपको, जिसको हम शुक्र बोलते हैं. ठीक है, शुक्र, वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. तो आपका वीनस हमारे अर्थ का बहुत करीब है. ठीक है, इट इज द नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. सबसे ज्यादा ब्राइट है ये. ठीक है, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट and it is considered to be one of the beautiful planets as well. Therefore, it is often called a morning or an evening star, although it is not a star. हम बहुत बार इसको स्टार बोलते हैं, लेकिन स्टार नहीं है. प्लैनेट्स को स्टार क्यों नहीं बोला जाता है? प्लैनेट्स और स्टार में क्या डिफरेंस है? कल ही हमने पढ़ा था. Planets do not emit their own light; they reflect the light of the sun. And what about stars? Stars emit their own light. ठीक है, okay. So sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in the western sky just after sunset. तो आपको वैसा वैसे देखने को मिला. Venus has no moon or satellite of its own. जैसे मरकरी है भाई साहब, कोई मून या सैटेलाइट उसका खुद का नहीं है, वैसे ही वीनस भी है जिसका कोई भी मून या सैटेलाइट खुद का नहीं है. कौन? ठीक है, ओके. सो ये आपका वीनस है, शुक्र है. ठीक है, वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. अभी देखो एक और चीज क्या है, वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सारे प्लैनेट्स आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट फॉर यूरेनस एंड वीनस. ठीक है, तो वीनस भाई साहब आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. समझ में आ रहा है? ये सारे प्लैनेट्स आपके क्या करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट
वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपका देखो इस तरह से घूमना होता है इसका ऐसे, और इसका भाई साहब इस तरह से घूमना होता है, ठीक है। बहुत ही बार ऐसा बोला गया है कि जैसे मार्स में मतलब लोहे की क्वांटिटी ज़्यादा है, लाइफ को एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा बोला गया है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, क्योंकि वुमेन बेसिकली सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और दूसरा क्या है वो हमेशा उल्टा चलते हैं, है ना। सो दैट इज द रीज़न एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। वीनस मतलब इसके वजह से लिखा गया है कि आप दुनिया एक तरफ चलती है और ये एक तरफ चलते हैं, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा मतलब है। कौन आवाज कर रही है, ठीक है। ओके, सो देन वी कम टू अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, ठीक है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ में कुछ स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलते हैं, जैसे क्या क्या है भाई साहब, आपका राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ना ही ये सन के बहुत ज़्यादा करीब है और ना ही ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। थोड़ा सा भी अगर हमारा सन से दूरी बढ़ जाता है तो इट विल बिकम सुपर कोल्ड, और थोड़ा सा भी अगर हम सन के करीब चले जाते हैं इट विल बिकम सुपर हॉट, ठीक है, टू सर्वाइव। राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, राइट टेम्परेचर रेंज, तो एकदम राइट टेम्परेचर रेंज है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। सूटेबल एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर जो है तो सूटेबल है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें हैं भाई साहब, एक सूटेबल एटमॉस्फेयर। ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, हमारे सन के अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको कौन बचाता है, देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन above the earth's atmosphere which prevents us, ठीक है। so there is a blanket of ozone. So these are the things. From space the earth appears bluish green due to reflection of light from water and land mass on its surface. तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये ब्लूइश ग्रीन लगता है, क्योंकि लैंड मास आपका ग्रीन है और ब्लूइश मतलब आपका ब्लू वाटर्स है, तो इसके वजह से थोड़ा सा इसका इफेक्ट आता है ब्लूइश ग्रीन। दैट्स द ब्लूइश ग्रीन थिंग दैट वी सी। The axis of rotation of the earth is not perpendicular, तो जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई साहब टिल्टेड है, देखो ऐसे मूव कर रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा घूम रहा है, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन है। The axis of rotation is not perpendicular to its orbit, it is tilted by an angle of 23.5 degrees, ठीक है। इतना टिल्टिंग है भाई साहब अर्थ के रोटेशन में। तो देखो अर्थ, ये आपका चेंज इन सीजन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द टिल्टिंग ऑफ इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको देखो यहाँ पे नॉर्दर्न समर है और साथ इस टाइम पे कभी 21 जून के आजू बाजू, तो आपका साउथ में विंटर होगा, अर्थ के साउथ में विंटर होगा और नॉर्थ में समर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सन के रेस इधर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं ज्यादा, तो इधर कोल्ड हो जाएगा, तो विंटर हो जाएगा, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा आपका समर। सन के रेस यहाँ पे ज्यादा पहुंच रहे हैं तो नॉर्दर्न में समर होगा, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट विल हैव समर। जस्ट वन मोमेंट। ओके, सो देखो चेंज इन सीजन्स, ये 21 जून हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सदर्न पार्ट में विंटर होगा, नॉर्दर्न पार्ट में समर होगा। 21 मार्च है, देखो सदर्न पार्ट में क्या हो जाएगा, ऑटम, ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट में भाई साहब स्प्रिंग सीजन होगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, क्योंकि अर्थ का एक्सिस ऐसे टिल्टेड है और रोटेशन भी हो रहा है, रेवोल्यूशन भी हो रहा है, तो हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे समर और विंटर्स और ऑटम वगैरह मिलते हैं। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. Earth has got only one moon. एक ही मून है अर्थ के पास, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम बोलेंगे। Then we have Mars, ठीक है, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। The next planet, the first outside the orbit of Earth is Mars. इसको हम बोलेंगे भाई साहब मार्स। It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet, ठीक है। Mars has two small natural satellites. इनके भाई साहब दो स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दैट इज डीमॉस एंड फोबॉस, ठीक है। ये मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स हो गए। ओके, देन वी हैव जुपिटर, बेसिकली ये आउटर प्लैनेट्स हैं जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। जुपिटर इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का भाई साहब लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट हियर। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। So it is so large that about 1300 Earths can be placed inside this giant planet. तो 1300 अर्थ इसमें समा जाएंगे, इतना ज्यादा ये बड़ा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1300 Earths. However, the mass of Jupiter is about 318 times that of Earth. लेकिन 1300 अर्थ के प्रोपोर्शनली इसका मास नहीं है,
ठीक है, इसका मास 300 गुना ही ज्यादा है, हालांकि इसके अंदर 1300 अर्थ आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी जो है जुपिटर की वो बहुत कम है, ठीक है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली, बहुत जोर से घूमता है ये, ठीक है। सो जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। इफ यू कैन ऑब्जर्व हिम विद द टेलीस्कोप यू कैन सी 4 ऑफ इट्स जायंट मून्स, तो 12 सैटेलाइट्स हैं इसके, ठीक है। ओके, इट हैज आल्सो फेंट रिंग्स अराउंड इट, थोड़े थोड़े रिंग्स हैं ऐसे, देखो इस तरीके के रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे जुपिटर में, ठीक है। ओके, सैटर्न, जिसको हम शनि भी बोलते हैं, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न व्हिच अपीयर्स येलोइश इन कलर, तो ये येलोइश दिखता है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, तो आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट टेलीस्कोप वगैरह से आप इसको देख सकते हैं। सैटर्न में ये रिंग्स विजिबल हैं, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप, एक स्मॉल टेलीस्कोप से आप सैटर्न के रिंग्स को देख सकते हैं। What makes Saturn unique in the solar system is because of these rings, ठीक है। ये रिंग्स दूसरे किसी प्लैनेट में देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ सैटर्न में ही देखने को मिलता है, ठीक है। Its density is less than that of water, मतलब अगर आपने सैटर्न को बहुत बड़े समुद्र में डुबो दिया तो वो फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं, इट विल नॉट सिंक, इट विल कीप ऑन फ्लोटिंग, ठीक है। तो सैटर्न इज हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर। सैटर्न आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जिसके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, इट हैज गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। देन वी हैव यूरेनस। Uranus appears as a small disk, although its diameter is almost 4 times that of Earth. तो एक स्मॉल छोटे डिस्क की तरह अपीयर करता है, लेकिन इसका डायमीटर ये अभी भी यूरेनस जो है आपके 4 गुना ज्यादा है अर्थ से, ठीक है। हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस। मीथेन गैस में बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन और मीथेन में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी लाइफ हो, ठीक है। सो हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर। Hydrogen and methane have been detected in the atmosphere of Uranus. It is peculiar in the sense that it rotates from east to west like Venus. तो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाले 2 प्लैनेट्स हैं आपके, वीनस एंड यूरेनस। बाकी सारे प्लैनेट्स आपके क्या हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कितने सैटेलाइट्स हैं भाई साहब, 27 सैटेलाइट्स हैं यूरेनस के। देन वी कम अक्रॉस नेपच्यून, इज अबाउट 17 टाइम्स हेवियर देन द अर्थ। ये 17 टाइम्स हेवियर देन द अर्थ है, बीइंग far away from the earth, it is a cold planet, ठीक है। ये obviously अर्थ से तो दूर है और obviously सन से भी दूर रहेगा, तो सन के बहुत ही कम रेज इस तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है। इट्स अ वेरी सुपर कोल्ड प्लैनेट, ठीक है। इट्स अ कोल्ड प्लैनेट। इट हैज गॉट 14 सैटेलाइट्स, इसके 14 सैटेलाइट्स हैं भाई साहब, ठीक है। सो ये तो कहानी थी भाई साहब आपका प्लूटो। अभी ये प्लूटो जो था, प्लूटो को हम पहले 9 प्लैनेट्स में गिनते थे, ठीक है। Previously we used to consider 9 planets, now we say that we have 8 planets, ठीक है। प्लूटो की गिनती अभी प्लैनेट्स में नहीं करते हैं क्योंकि बहुत दूर जा चुका है, ठीक है। तो फन फैक्ट भाई साहब क्या है प्लूटो, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट एज इट्स ऑर्बिट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। तो भाई साहब ऐसी ओवरलैपिंग है, ये प्लूटो की और इसकी ओवरलैपिंग है, ऑर्बिट की ओवरलैपिंग है, क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर। Its distance is maximum from the sun and hence it is the coldest and the darkest of all planets. सबसे ज्यादा दूर है ये सन से, तो सन के रेज यहाँ तक पहुँचते नहीं है, so it is definitely the coldest and the darkest of all planets, ठीक है। Its size is small, which is about 0.002 times the mass of the Earth, ठीक है। So its size is only 0.002 times the mass of the Earth. It is not visible through the naked eye. ये हम भाई साहब naked eye से इसको देख नहीं सकते हैं। It has got 5 satellites. इसके पास 5 satellites है। It takes 248 Earth years. हमारा एक अर्थ ईयर होता है, मतलब 365 डेज में हम सन का पूरा चक्कर काट लेते हैं। इसको सन का पूरा चक्कर काटने में कितने ईयर्स लगते हैं, 248 ईयर्स, 248 साल लगते हैं प्लूटो को सन का एक चक्कर मारने में। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर है, इसका ऑर्बिट भी उतना ही है भाई साहब, ठीक है। सो इट टेक्स 248 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन। एज ऑफ नाउ देयर इज अ कंट्रोवर्सी वेदर प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट और नॉट। तो हमारा एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसीलिए बहुत जगहों पे प्लूटो को एक प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ओके। सो दीज आर प्लैनेट्स विच आर ऑर्बिटिंग। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, मरकरी, फिर आपका वीनस, फिर अर्थ, फिर देन यू हैव मार्स, ठीक है, यू हैव मार्स आउट हियर, देन यू हैव जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून। प्लूटो जनरली इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट, ठीक है, ओके। देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो इसीलिए देखो मार्स और जुपिटर के बीच में ये वाले ऑर्बिट में काफी सारा बड़ा गैप है, और इसीलिए
इन प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं और इन प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो मरकरी से लेकर मार्स तक आपके जितने भी प्लैनेट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनर प्लैनेट्स। एंड प्लैनेट्स बिटवीन जुपिटर एंड प्लूटो आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, अभी देखो ये एस्टेरॉइड्स मतलब पत्थर के टुकड़े हैं ऐसे, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये भी भाई साहब प्लैनेट्स की तरह घूमते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई प्लैनेट रहा होगा जो फूट गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा, ठीक है, और इसकी वजह से ये घूम रहा है भाई साहब, दैट इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। So asteroids are what? A large number of small objects that revolve around the sun are known as asteroids. So बहुत सारे small objects हैं जो sun के आजू बाजू revolve कर रहे हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, asteroids. These are known as asteroids, ठीक है। तो these are minor planets, बहुत छोटे छोटे planets हैं, ठीक है। Ceres is basically diameter, आपका इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है भाई साहब, Ceres है, जिसका diameter approximately 1000 किलोमीटर है, ठीक है, इन asteroids में। कैन बी व्यूड ओनली थ्रू अ टेलीस्कोप, इनको हम भाई साहब टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। दूसरा क्या है भाई साहब, आपके कमेंट्स होते हैं, ये कमेंट्स मतलब ऐसे जाते हैं जब से, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कोई ड्रोन जा रहा हो जोर से, ठीक है, और ऐसे गैसेस इसमें से निकल रहे हैं। द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर नोन एज कॉमेट्स। तो दे आर वेरी स्मॉल साइज सेलेस्टियल बॉडीज एंड बिकम विजिबल फ्रॉम द अर्थ ओनली व्हेन दे कम क्लोजर टू द सन, ठीक है। तो इस तरह की बॉडीज होती हैं, देखो ऐसे कॉमेट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली कॉमेट्स, ठीक है, दीज आर कॉमेट्स, और ये विजिबल होते हैं कभी, देखो इस तरह के कॉमेट्स, ठीक है, दे आर नोन एज कॉमेट्स। ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट से, देखो इस तरह से इसमें घूमते हैं ये, ठीक है, इनका ऑर्बिट ही अलग होता है। देखो सारे प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। कॉमेट्स का ऑर्बिट देखो कैसा होता है, इसमें घूमते हैं ये, ठीक है, दे आर नोन एज कॉमेट्स, ठीक है। तो ऐसे जा रहे हैं ये, दीज बेसिकली, तो ये आपका हेड होता है और इनका एक टेल होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये हेड होता है और उनका एक टेल पार्ट होता है, ठीक है, these are known as comets. So the length of the tail of a comet grows in size as it approaches the sun. जैसे जैसे भाई साहब ये सन के क्लोज आता है तो उसके टेल का लेंथ बढ़ने लगता है, ठीक है। The length of the tail of a comet, it will keep on growing in size as and when it approaches the, or rather becomes close to the sun, ठीक है। So अगर आप देखोगे the tail disappears again when it comet moves away from the sun. जैसे जैसे भाई साहब ये दूर, इसके सन से दूरियां जब बढ़ती जाएंगी तो उसका टेल जो कॉमेट का होता है वो डिसअपियर हो जाता है। जब सन के बहुत करीब आ जाता है तो उसका टेल बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इट बिकम्स ह्यूज, ओके। सो द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व आर कॉल्ड एज कॉमेट्स। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो ऐसा है, देखो ये ऐसा टेल, देखो टेल का कैसे बढ़ता जा रहा है, ये टेल जैसे जैसे वो सन के पास आता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो सन से दूर जाता जाएगा टेल का साइज भी छोटा होता जाएगा, ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। हैलीज कॉमेट is the most famous among all the comets and was first recorded over 2000 years ago. It orbits the sun every 76 years, ठीक है। तो हमारे सन के आजू बाजू ये 76 years में कंप्लीट करता है। हैलीज कॉमेट को हमने पहली बार अर्थ से देखा था, ठीक है, अर्थ से हमने इसको देखा था अराउंड 2000 years ago, 2000 साल पहले। It orbits the sun every 76 years, ठीक है। So ये हैलीज कॉमेट है which was seen. हैलीज कॉमेट was last seen in the year 1986. 1986 में हमने इसको लास्ट देखा था, ठीक है, अर्थ के बहुत करीब आ चुका था। इस तरह से दिखता है देखो कॉमेट्स, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। मेटियोर्स आर वेरी स्मॉल स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये किसी प्लैनेट के टुकड़े हो गए होंगे और ये इसीलिए सन के आजू बाजू घूम रहे हैं, ठीक है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देयर एग्जिस्टेंस बिकम्स नोन ओनली व्हेन सम ऑफ देम एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये मेटियोर है। The path of the meteor appears as a streak of light in the night sky. जैसे streak of light दिखता है भाई साहब मेटियोर। Meteors are commonly known as shooting stars, although they are not stars. तो इनको हम भाई साहब shooting stars भी बोलते हैं, हालांकि ये stars नहीं है, ठीक है। तो meteorites, some meteors are so large that a part of them reaches the surface of the earth before they get evaporated completely. These are known as meteorites, ठीक है। तो भाई साहब इतने लार्ज होते हैं कि they are so large that a part of them reaches the surface of the earth before they get evaporated. कभी कभी नीचे आ जाते हैं ये, ज़्यादा करके क्या होता है, अर्थ है, देखो अर्थ, ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो कोई मेटियोर अगर आ गया, ठीक है, तो इतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा कि यहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा ये, और अर्थ तक सिर्फ धूल कण पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ मेटियोर्स का साइज इतना बड़ा होता है कि ब्लास्ट होते होते भी उनके बड़े बड़े टुकड़े अर्थ तक पहुँचते हैं, और ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स जो हैं वो इसीलिए लुप्त हो गए थे कि सम मेटियोर हैड बेसिकली स्ट्रक द अर्थ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ विच
द हीट जनरेटेड ऑन अर्थ वाज सुपर, और उसके वजह से इतना ज़्यादा हीट जनरेट हुआ कि सारे डायनासोर्स मर गए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड जनरली। आफ्टर हिटिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है, देखो ऐसे क्रेटर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, उसमें लेक्स बन जाते हैं, ऐसा गड्ढा बन जाएगा अगर कोई मेटियोर अर्थ को एक्चुअली में स्ट्राइक करता है तो दे फॉर्म अ क्रेटर, इस तरीके का क्रेटर बन जाएगा। द एरिजोना मेटियोराइट क्रेटर वाज फॉर्म्ड बाय अ मेटियोराइट दैट फेल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो कहीं तो कोई मेटियोर अर्थ में आया था और ये इतना बड़ा एक क्रेटर बना चुका है, ठीक है, इट हैज फॉर्म्ड सच अ मैसिव क्रेटर। Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. क्योंकि मेटियोराइट यहाँ पे लैंड करते हैं तो उनके टुकड़े भाई साहब यहाँ पे होंगे, उनके टुकड़ों का इन्वेस्टिगेशन करके साइंटिस्ट ये जान सकते हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम या कौन से नेचर ऑफ मटेरियल से सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारे लिए भाई साहब नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, ठीक है। आर्यभट्टा, इनसैट और हम बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है तो भेज रहे हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है। लेकिन जैसे हमारे जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, हमारा जो इंटरनेट है, हमारा जो भाई साहब टीवी चैनल का रिले है, ये सारे सैटेलाइट्स के माध्यम से होते हैं। सो हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है तो अपने अर्थ के आजू बाजू लॉन्च करके रखे हैं। आर्यभट्टा एंड इनसैट आर टू ऑफ देम। Artificial satellites, they are also called as man-made satellites. They revolve around the earth much closer to the moon. So भाई साहब ये मून से भी ज़्यादा क्लोजर है और इनके बहुत सारे पर्पसेस हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के पर्पसेस क्या है? आर लॉन्च इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम भाई साहब स्पेस में लॉन्च करते हैं रॉकेट्स के हिसाब से, ठीक है। और ये यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या क्या होता है भाई साहब? आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेदर कैसा होगा इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये अर्थ है, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं देख नहीं सकता कि आजू बाजू क्या चल रहा है, लेकिन कोई सैटेलाइट ऊपर से देख सकता है, ठीक है। तो वो वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी या आज टेम्परेचर्स क्या रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली। सो वेदर फोरकास्टिंग कैन बी डन, ठीक है। व्हाट एल्स पीपल? ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। तो आपके रेडियो सिग्नल्स, टेलीविजन सिग्नल्स, इनका ट्रांसमिशन होना, ठीक है। समझ लो, ऐसे समझो इसको कि अर्थ है भाई साहब, अर्थ पे यहाँ पे कोई मैच चल रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, सैटेलाइट यहाँ पे, इस मैच को ये भाई साहब आप तक रिले करवा रहा है। इट इज बेसिक रिलेइंग द मैच टू यू, ठीक है। तो इस तरह से भी भाई साहब होता है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ये भी होता है भाई साहब आपका, ठीक है। सो ऑल दीज आर थिंग्स विच हैपन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। लेट मी चेक फॉर मोर टाइम, ठीक है। हाउ हैव स्टार्स बीन बॉर्न? So huge clouds of gas and dust are present in the empty spaces between stars in a galaxy. So काफी सारा dust है और काफी सारा भाई साहब gases भी हैं, ठीक है। These are called as interstellar clouds. इन clouds को हम भाई साहब क्या बोलेंगे? Interstellar clouds, ठीक है। So Hubble Space Telescope देखो ऐसे ऐसे clouds होते हैं, ठीक है। Scientists use the unit of light year for measuring large distances. A light year is the distance traveled by, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। The sizes of interstellar clouds, ठीक है, are about a few light years. फ्यू लाइट ईयर्स इनका साइज होता है, ठीक है। गैसेस और क्लाउड से बने हुए हैं ये। लाइट ईयर इज व्हाट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्लाउड टू द अदर। तो मतलब आप एक इंटरस्टेलर क्लाउड के इधर से इधर तक जाएंगे तो आपको क्या लग जाएगा भाई साहब? यू विल टेक अ फ्यू ईयर्स टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ अ क्लाउड टू द अदर। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस दीज क्लाउड्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हमारे स्पेस में डिस्टर्बेंस की वजह से धीरे धीरे ये क्लाउड्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटे होने लगेंगे। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन द डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इनका घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज इन अ डेंस स्फीयर ऑफ हॉट गैस इज फॉर्म ड्यू टू द क्लाउड। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक हॉट स्फीयर बनता जाएगा ऐसा, ठीक है। वंस द टेम्परेचर एंड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इंक्रीज सफिशिएंटली, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड टू फ्यूजन ऑफ एटॉमिक जनरेट स्टार्ट्स देयर। तो क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। दीज क्लाउड्स बेसिकली बिकम वेरी हाई इंटेंसिटी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, ये आप बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जनरेशन द गैस स्फीयर बिकम्स सेल्फ लुमिनियस। इतने हाई मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है कि ये सेल्फ लुमिनियस हो जाता है, मतलब इनसे खुद से लाइट निकलने लगती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड अ स्टार इज फॉर्म। तो भाई साहब इंटरस्टेलर क्लाउड के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियर। जैसे सन भी आपका इसी तरह से है भाई साहब। सन में क्या हो रहा है? हमने उस दिन पढ़ा हुआ है भाई साहब।
हाइड्रोजन और हीलियम गैस के न्यूक्लियस से ये बन रहा है। दिस मीन्स दैट द हाइड्रोजन एट द सेंटर ऑफ द स्टार एक्ट्स एज अ फ्यूल एंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। तो एनर्जी इससे जनरेट होती है। ये तो वैसा हो गया है। ओके, सो व्हेन अ गैस स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका कोई गैस स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका टेम्परेचर बढ़ता है। कोई भी गैस स्फीयर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस हैपेंस बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये सब आप समझ नहीं पाएंगे भाई साहब। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है तो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। गैस भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो स्टार का जो इंटरस्टेलर क्लाउड है इट इज कीप कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग। और इसमें होता क्या है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये भाई साहब कंटिन्यूअसली किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। मोर देन वन स्टार कैन बी प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड। तो इससे बहुत सारे आपके एक इंटरस्टेलर क्लाउड के कॉन्ट्रैक्शन से एक से ज्यादा स्टार प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Stability of stars. If we burn an incense stick in one corner of a room, the fragrance spreads all over the room. अगर आपने कहीं पे अगरबत्ती जलाई तो उसका जो महक है वो पूरे रूम में फैल जाता है। ठीक है, Similarly, when we remove the lid of a vessel containing boiling water, the steam spreads in the surrounding region. अगर घर में आपने किसी पतीले पे गर्म पानी किया है और उसके पतीले के ढक्कन को आप हटा देते हैं तो पूरा स्टीम जो है तो फैल जाता है पूरे रूम में। ठीक है, यू विल एक्सपीरियंस दैट एंटायर थिंग। दिस मीन्स दैट हॉट गैसेस स्प्रेड एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या है, जो गैस गर्म है वो पूरे जगह पे फैल जाएगा। देन व्हाई डजंट द हॉट गैस इन द स्टार डिस्पर्स इन स्पेस। तो अगर कोई इंटरस्टेलर क्लाउड है और वो हॉट गैसेस से बना हुआ है तो ये भी भाई साहब स्पेस में डिस्पर्स कर जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एंड व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सन रिमेन अनचेंज्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो। कल आपने पढ़ा था भाई साहब 4.5 बिलियन ईयर्स तक सन के प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, टू आंसर दीज क्वेश्चंस ये भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जितने भी आपके इंटरस्टेलर क्लाउड में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स ऑफ द स्टार कीप दीज पार्टिकल्स टुगेदर। तो इन पार्टिकल्स को ये साथ में रखता है। ठीक है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स which is constantly trying to bring the gas particles close together and the pressure of hot gas which is constantly trying to disperse the gas are balanced, then the star remains stable. तो भाई साहब ये स्टार है समझ लो कोई। ठीक है, एक स्टार है, इस स्टार में जो गैस पार्टिकल्स हैं वो करीब किस लिए आ रहे हैं, वो करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो डिस्पर्स किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि हॉट है, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब ये हीट एनर्जी और ग्रेविटेशन फोर्स वाली एनर्जी सेम होती है तो स्टार स्टेबल रहेगा। अगर भाई साहब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया हीट एनर्जी से तो क्या हो जाएगा, स्टार बस खत्म हो जाएगा। और अगर भाई साहब आपका हीट एनर्जी ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा हो गया तो स्टार एक्सप्लोड कर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी तब तक बनी रहेगी जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका हीट एनर्जी भाई साहब स्टेबल है। ठीक है, सो इसीलिए देखो सन स्टेबल है, 4.5 बिलियन ईयर्स से सन आपका स्टेबल है। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, सो यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर। आपने टग ऑफ वॉर भाई साहब देखो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को करीब लग रहा है। प्रेशर ऑफ हॉट गैस या टेम्परेचर क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है, जितना प्रेशर ऑफ हॉट गैस बढ़ेगा उतना पार्टिकल्स क्या होंगे, चितर बितर होने की कोशिश करेंगे। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा उतना क्या होगा, पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो स्टेबल स्टार होगा। अगर ये बढ़ जाता है तो भाई साहब खत्म हो जाएंगे, और अगर भाई साहब ये बढ़ जाता है तो भी खत्म हो जाएगा स्टार। ठीक है, इन बोथ द केसेस द स्टार विल सीज टू एग्जिस्ट। इन दिस टू एंड्स ऑफ द रोप आर पुल्ड बाय two sides or two groups. When the forces applied by both sides are equal, they balance each other and the center of the rope remains static. When the force on one side of the rope is larger, तो आपने tug of war देखा रहेगा। Something similar happens in the case of a star. When the gravitational force and gas pressure are balanced, the star is stable. तो ये जो गैस प्रेशर है और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जब ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो स्टार आपका क्या हो गया भाई साहब, स्टेबल हो गया। ठीक है, बट व्हेन वन ऑफ देम इज मोर देन द अदर, द स्टार इधर कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड्स। ठीक है, सो इफ देयर वर नो गैस प्रेशर इन द सन, अगर सन में कोई गैस प्रेशर नहीं रहता है, इफ देयर इज नो गैस प्रेशर इन द सन, दीदी को ये दे दो ना। ठीक है, इफ देयर इज नो गैस प्रेशर इन द सन, इट विल कोलैप्स टू अ पॉइंट इन 1 to 2 hours। 1-2 घंटे में भाई साहब सन खत्म हो जाएगा। मैम ले लिया ना? हाँ, ठीक है। गैस प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। हाइयर द टेम्परेचर एंड डेंसिटी, हाइयर इज द प्रेशर। जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर डेंसिटी होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर होगा।
higher the temperature and density, higher is the pressure. Okay? Okay. Evolution of stars, भाई साहब, evolution of stars means changes in the properties with time resulting when it's passing through different stages. We have seen that the properties of the sun have not changed in the 4.5 billion years. इतने में भाई साहब कोई change नहीं हुआ. Stars evolve very slowly for most of that lifetime. As stars are continuously emitting energy, their energy is continuously decreasing. तो stars की energy continuously decrease हो रही है भाई साहब. For the stability to remain intact, for maintaining a balance between the gas pressure and the gravitational force, it is necessary that the temperature remains constant. तो टेम्परेचर का रिमेन कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा और वो फूट जाएगा भाई साहब. ठीक है. फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इनसाइड द स्टार. दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी अकर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ द स्टार. तो सेंटर ऑफ द स्टार में एक कोई फ्यूल है जो कॉन्स्टेंटली बर्न होते रहना चाहिए. ठीक है. द रीजंस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टार इज द बर्निंग ऑफ एंड देयरफॉर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन देयर सेंटर. व्हेन द फ्यूल इन द सेंटर फिनिशेस, द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स. तो अगर सेंटर पे जो फ्यूल है वो बर्निंग खत्म हो जाए तो एनर्जी जनरेशन स्टॉप हो जाएगा. मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो उसको बाहर कर रहा था वो खत्म हो जाएगा. मतलब अभी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है. द गैस प्रेशर डिक्रीजेस एंड द बैलेंस फोर्स बिटवीन द गैस प्रेशर एंड द ग्रेविटेशन फोर्स कैन नॉट बी मेंटेन. ठीक है. एज द ग्रेविटेशन फोर्स इज नाउ हायर देन द गैस प्रेशर, द स्टार स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. तो ग्रेविटेशन फोर्स इधर खींच रहा है, प्रेशर ऑफ गैस इधर खींच रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे के जब तक बैलेंस रहेंगे स्टार स्टेबल रहेगा. अगर भाई साहब इसको स्टेबल रखना है तो टेम्परेचर को स्टेबल रखना है. टेम्परेचर को स्टेबल रखना है तो कॉन्स्टेंटली एक फ्यूल बर्निंग होनी चाहिए. ये सेंटर ऑफ हर स्टार में फ्यूल बर्निंग होगा. जैसे ये फ्यूल बर्निंग खत्म हो जाएगा वैसे ही भाई साहब स्टार का टेम्परेचर ठप से गिरेगा और प्रेशर ऑफ गैस कम होता जाएगा. तो प्रेशर ऑफ गैस कम होता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा और जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और स्टार कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है. As the gravitational force is now higher than the gas pressure, the star starts contracting. This causes other fuel to start burning. That is when hydrogen at the center is finished, helium starts undergoing fusion and energy generation starts. तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम किसका दिया हुआ है भाई साहब, सन का. तो हाइड्रोजन जैसे ही खत्म होता है हीलियम फ्यूल हो जाता है. हीलियम जैसे ही खत्म होगा हाइड्रोजन फ्यूल हो जाएगा. चलिए समझ में आ रहा है. इसीलिए सन जो है तो 4.5 बिलियन ईयर्स तक अनचेंज्ड है. Because it is constantly having a center fuel burning. When hydrogen is exhausted, helium takes over. When helium is exhausted, hydrogen takes over. ठीक है? Clear है? Higher the mass of the star, higher is the number of fuels used. During this, a lot of changes occur in the star. As a number of processes occur inside the star, it sometimes contracts and expands at the other times, and the star goes through different stages. कभी-कभी star contract हो रहा है, कभी-कभी वो expand हो रहा है. When all the possible fuels are exhausted, the energy generation finally stops and the temperature of the star starts decreasing. तो सारे फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब क्या हो जाएगा, सन के पास मतलब स्टार के पास कुछ भी नहीं रहेगा और तब धीरे धीरे वैसे उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, प्रेशर ऑफ गैस कम होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा और स्टार क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है. द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेंटेन. ठीक है. सो एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स, द हायर द मास ऑफ द स्टार, faster is the rate of evolution. The different stages during the evolution of the star, which is the path of evolution of the star, also depend on its mass. How does the evolution finally stop? We have seen that when the energy generation stops, the temperature decreases, causing the gas pressure to decrease. ठीक है. The star contracts and its density increases. तो धीरे धीरे contract करता रहेगा और इसकी density बढ़ती जाएगी. ठीक है. When the density becomes very high, some new types of pressures are generated which do not depend upon the temperature of the gas. In such case, Introduction. On a clear night, you'll be able to see numerous stars twinkling in the sky. The vast surrounding space is called the universe. The universe includes everything that exists. The most distant stars, planets, satellites, as well as our own Earth and all the objects on it. Thus, in order to study the constitution of this universe, we have to first discuss the objects like galaxies, stars, planets, and satellites, etc., which are found in the universe. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to list the celestial objects and identify some, understand the phases of the moon, keep track of lunar expedition, locate some of the constellations in the night sky, know about solar system, explain the role of artificial satellites.
The moon. The moon appears to be the brightest of all other celestial objects after the sun. You can see the whole of the moon on a full moon day. How are you able to see the moon? It is because it reflects the light of the sun. The moon does not produce its own light, but looks bright because it reflects the light from the sun. Think of the sun as a light bulb, and the moon as a mirror, reflecting light from the light bulb. The moon revolves around the earth and also around the sun along with the earth. The moon completes one revolution around the earth in 27.3 days. In the meantime, the earth moves ahead in its orbit. Thus, from the earth, the moon appears to complete one revolution between one moon day and the next in 29.5 days. You know that a lunar eclipse may occur on some full moon days. Phases of the moon. New moon. During a new moon, we can see no portion of the moon's surface that is lit. We see only the dark side of the moon. This typically marks the beginning of the lunar cycle, which lasts 29.5 days. The moon is between the earth and the sun in its orbit. Waxing crescent. During the waxing crescent phase, we see on the right side a small silver of the lit moon. First quarter. During the first quarter phase, we see the right half of the lit moon. The moon and earth are now side by side in their orbits around the sun. Waxing gibbous. During the waxing gibbous phase, we see almost the entire right side of the lit moon. Full moon. During a full moon, we see the entire half of the moon's surface that is lit. The moon is positioned behind the earth and the sun. Waning gibbous. During the waning gibbous phase, we see almost the entire left side of the lit moon. Last quarter. During the last quarter phase, we see the left half of the moon lit. The moon and earth are now side by side in their orbits around the sun. Waning crescent. During the waning crescent phase, we see on the left side a small silver of the lit moon. Moon's surface. The Earth's one natural satellite, the Moon, is more than 1/4 the size of Earth itself, 3,474 kilometer diameter, making the Earth-Moon system virtually a double planet. Because of its smaller size, the Moon's gravity is 1/6 of the Earth's gravity. That is, a person who weighs 60 kg on the Earth would weigh just 10 kg on the Moon. Constellation. We see thousands of stars on a clear moonless night, and some of these stars are arranged in groups or patterns. One group of stars suggested the outline of a bear, another group of stars reminded them of a hunter, and so on. The stars which appear in the form of a closed group and form recognizable shapes and patterns are known as constellations. Usura Major Constellation or Great Bear Constellation. The Indian name of Usura Major Constellation or Great Bear Constellation is Saptarishi. The Great Bear Constellation reminds us of large ladle or a question mark studded in the sky. The Usura Major Constellation or the Great Bear Constellation consists of 7 bright stars arranged in a pattern resembling somewhat a big bear. The constellation Usura Minor or Small Dipper also has 7 stars in it. The pole star forms the handle tip of the Usura Minor. Orion Constellation. The Indian name of Orion Constellation is Mriga. Orion Constellation also consists of 7 prominent stars. The arrangement of stars in the Orion Constellation is shown in the figure. Orion means hunter. So, the arrangement of stars in Orion Constellation is supposed to resemble a hunting man. The Solar System. The Solar System consists of the Sun, the 9 planets, and their satellites or moons,
and thousands of other smaller heavenly bodies, such as asteroids, comets, and meteors. The solar system is dominated by the Sun. The Sun is at the center of the solar system, and all these bodies are revolving around it. The gravitational pull of the Sun keeps all the planets and other objects revolving around it. Thus, the motion of all the members of the solar system is governed mainly by the gravitational force of the Sun. Satellites or moons. A satellite or moon is a solid heavenly body that revolves around a planet. The moon revolves around the Earth, so moon is a natural satellite of Earth. The satellites have no light of their own. They shine because they reflect the light of the Sun. We will now describe the Earth satellite moon in detail. It should be noted that though we commonly call Earth's natural satellite as moon, the satellites of all other planets can also be called their moons. Planets. Planets are solid heavenly bodies which revolve around the Sun in closed elliptical paths. A planet is made of rock and metal and produces no light of its own. A planet shines because it reflects the light of the Sun. Since the planets are much nearer than the stars, they appear to be big and do not twinkle at night. The planets move around the Sun from west to east, so the relative positions of the planets keep changing day by day. The planets are very small when compared to the Sun or other stars. There are 9 major planets, including the Earth. The planet nearest to the Sun is Mercury, and the planet farthest to the Sun is Pluto. The names of the planets along with their Indian names are given in the order of increasing distances from the Sun. Mercury, Buddha. It is the nearest to the Sun. Venus, Shukra. Earth, Prithvi. Mars, Mangal. Jupiter, Brihaspati, biggest planet. Saturn, Shani. Uranus, Indra. Neptune, Varun. Pluto, Yama, smallest planet. It is farthest from the Sun. Among the 9 planets of the solar system, 5 planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, can be seen easily with the naked eye. They are referred to as terrestrial planets which have solid and rocky surfaces. 3 planets, Uranus, Neptune and Pluto, are very far away and have been discovered with the help of the telescope. These planets are referred to as Jovian planets. The planet Earth is called the green planet. Mercury is the planet nearest to the Sun. It is smaller compared to Earth and is nearly of the same size as that of the Moon. It is occasionally visible just before sunrise or after sunset. Due to its brightness, it is often called morning or evening star. Like Moon, Mercury too has a rocky surface and mountains. Venus. Venus is the next planet nearest to the Sun. Venus is, however, the closest planet to the Earth. The planet Venus is the brightest object in the night sky except the Moon. A Venus appears bright because it reflects about 75% of the sunlight falling on it. The mass of Venus is 4 upon 5 times that of the Earth, while both are nearly the same size. The Earth is the 3rd planet from the Sun. When viewed from the other space, the Earth appears blue and green due to the reflection of light from water and land on its surface. Earth is the only planet in our solar system which has sufficient oxygen, the gas we need in order to live. It is also the only planet to have large quantities of water. It is the presence of life which makes Earth a unique planet. The Earth rotates about an imaginary axis that passes through the North and South Pole. The axis is slightly tilted with respect to the plane of its orbit.
The day and night on the Earth occur due to this rotation. The Earth completes its journey around the Sun in 365 days, which we call a year. The change in seasons on the Earth takes place due to the tilting of its axis of rotation and the change in its position with respect to the Sun. As a result of the tilting of the axis, the northern and southern hemispheres of the Earth towards the Sun keep changing throughout the year. When the northern hemisphere is tilted towards the Sun, we experience summer, while it is winter season in the southern hemisphere. Mars. Mars is the fourth planet from the Sun. Since the planet Mars is quite far off from the Sun, it is a cold planet. The planet Mars has an atmosphere containing traces of carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, and oxygen. The oxygen on Mars is too little for the survival of life there. Jupiter. Jupiter is the fifth planet from the Sun and the biggest planet of the solar system. It is the first of the gaseous planets made up mainly of hydrogen and helium. It is a very bright object in the sky and appears as a very colorful object when seen through a telescope. Jupiter has some rings around it, but these are extremely thin. It has a very deep atmosphere. The atmosphere of Jupiter consists of hydrogen, helium, methane, and ammonia. It is a very cold planet, its surface temperatures being minus 150 degrees Celsius. The mass of Jupiter is more than 3,000 times the mass of the Earth. Because of its extremely large mass, Jupiter exerts a very strong gravitational pull on the other objects which pass it by. For example, a comet passing close to Jupiter experiences its very strong gravitational pull and gets deflected from its original path. Saturn. Saturn is the sixth planet from the Sun. Saturn is the second biggest planet of the solar system. Like Jupiter, Saturn is also made up of hydrogen and helium. It is surrounded by hundreds of narrow rings that are visible. The presence of a well-developed system of rings around Saturn makes it unique in the solar system. Uranus. Uranus is the seventh planet from the Sun. Uranus is the first planet to have been discovered by the use of a telescope. After Jupiter and Saturn, Uranus is the third biggest planet of the solar system. It is also made up mainly of hydrogen and helium and has some rings around it. The most interesting point about Uranus is that it rotates on its axis from east to west, whereas all other planets rotate from west to east. Neptune. Neptune lies just beyond Uranus. Counting outwards from the Sun, Neptune is the eighth planet of the solar system. Neptune is about the same size as Uranus, and it is the last of the large planets. Neptune also has some rings around it. Pluto. Pluto was the last planet to be discovered. It is the outermost of the known planets of the solar system. It is the ninth planet from the Sun. Please note that the planet Pluto is the farthest from the Sun as well as from the Earth. Pluto is the smallest planet of the solar system. It is thought to consist mainly of frozen methane. Being farthest from the Sun, Pluto is the coldest planet of the solar system. Asteroids. Asteroids are very small planets of rock and metal which revolve around the Sun mainly between the orbits of Mars and Jupiter. Actually, asteroids are a belt of a kind which somehow fail to assemble into a planet and keep revolving between the orbits of Mars and Jupiter. There may be as many as 100,000 asteroids. The biggest asteroid, called Ceres, has a diameter of about 800 kilometers, whereas the smallest asteroid is as small as a pebble. We have already studied
that Pluto is the outermost planet of the solar system. At the edge of the solar system, there are billions of very small objects called comets. These comets were formed very early from the same gas cloud from which other members of the solar system were made. These comets are so far off that they are unknown to the world. Thus, a comet is a collection of gas and dust which appears as a bright ball of light in the sky with a long glowing tail in the figure. The tail of a comet always points away from the sun. Meteors. Meteors are the heavenly bodies from the sky which we see as a bright streak of light that flashes from a moment across the sky. Some meteors are the dust particles left behind by comets, and the others are the pieces of asteroids which have collided. Some meteors are so large that a part of them reaches the surface of the earth before they get evaporated completely. These are known as meteoroids. Artificial satellites. You must be familiar with the names of satellites like INSAT-3B. INSAT-3B is an example of man-made or artificial satellite. They revolve around the earth like the natural satellites but are closer than the moon. The launch vehicles developed by the scientists carry the satellites into the space and launch them as artificial satellites. Only 6 countries in the world have the technology for developing artificial satellites, and India is one of them. Artificial satellites help in long-distance transmission of television programs, communication through telephones and internet. They also help in research, defense, and remote sensing. It is used to collect information about weather, agriculture, land, and ocean features. Summary. Let us summarize what we have learned. The phases of the moon occur because we can see only that part of the moon which reflects the light of the sun towards us. Stars are celestial bodies that emit light of their own. Our sun is also a star. It is convenient to express distances of stars in light years. Stars appear to move from east to west. The pole star appears to be stationary from the earth because it is situated close to the direction of the axis of rotation of the earth. Constellations are a group of stars that appear to form recognizable shapes. The solar system consists of 8 planets and a host of asteroids, comets, and meteors. A body revolving around another body is called a satellite. Moon is the natural satellite of the Earth. Some planets also have natural satellites. Venus is the brightest planet in the night sky. Jupiter is the largest planet of the solar system. The artificial satellites revolve around the Earth. They are used for weather forecasting, long-distance communication, and remote sensing.